अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। सर, आप जा रहे हैं? ऐसा जो बुरहान के पास आया, जो कमिश्नर के ऑफिस से निकल कर जा रहा था। सुबह के 11 बज रहे थे और वह सारी सूरत हाल से निपटकर मीडिया में इन दहशतगर्दों के गैंग के आदमियों को सामने रखती लड़कियों को हॉस्पिटल पहुंचाकर इसने कमिश्नर के बुलावे पर हाजिरी दी तो वहां से वेल्डन कहा गया, पर कमिश्नर के चेहरे को देखकर लग रहा था वो काफी गुस्से में थे, जिसे दबाए बैठे हों। इसने सर झटक दिया। अलबत्ता दूसरी तरफ से आती कॉल्स को अटेंड करता ऑफिसर्स की तारीफ बददिली से वसूल कर रहा था। इसे जल्द अज जल्द मुस्कान तक पहुंचना था। पता नहीं कैसे रही होगी सारी रात और कितना गुस्सा होगा। क्या वो फिर से लड़ाई करेगी? इसकी नजर अपने बाजू पर कहीं जहां पट्टी बंधी हुई थी। इंजेक्शन की वजह से दर्द काफी कम था, पर कुछ वर्क और साइन करने की वजह से हल्का हल्का दर्द उठ रहा था। क्या मैं अपनी बीवी से लड़ाई की वजह से झिझक रहा हूँ? अस्तगफिरुल्लाह। हाँ ज़ुहैब, अब जा रहा हूँ। तुम मुजरिमों का ख्याल रखना और जब तक मुंह ना खोले एक सेकंड के लिए भी मेहमान नवाजी में कमी नहीं आनी चाहिए। वो कहकर गाड़ी में बैठा। सर, आप इजाजत दे तो मैं ड्राइव करूं? इसने झिझकते हुए पूछा। नहीं, बाहर खड़ी मीडिया को कंट्रोल करो ताकि मैं आसानी से निकल सकूं। एंड थैंक्स। इसके कहने पर वो सारी लता गेट की सिमत भागा और कुछ ही देर में कमिश्नर के हुक्म पर एक गार्ड की गाड़ी इसके पीछे गई और इसे बाहिफाजत इल्वी विला छोड़कर आई। चढ़ाए चंद एसीपी साहब। घर में दाखिल होते कमाल साहब की करख्त आवाज गूंजी। वो अब इसका बयान और लड़कियों समेत जगह को देख चुके थे और अंदाजा लगा चुके थे ये लाखों का नहीं करोड़ों का नुकसान किया था इसके सपूत ने। जी बस आपकी दुआएं हैं। और मुस्कुराकर आसिया बेगम और कमाल साहब को देखता खुशी से बोला, जिस पर वो भड़क उठे। अलबत्ता आसिया बेगम ने नाम आंखों से नजरें फेरी। कलेजा जैसे छल्ली हो गया था इसके बाजू पर बंधी सफेद पट्टी देखकर। बकवास बंद करो, समझते क्या हो? कुछ नहीं, मेरे पास इन दहशतगर्दों को लुटाने के लिए एक मासूम बेटे की जान है जिसने अभी दुनिया में ठीक से नहीं देखी। एक बहू है और बीवी। अगर नहीं कुछ हुआ तो मैं तुम्हें अपने हाथों से दफन करूंगा। अगर यही सब करना है तो निकलो यहां से अपनी भिखारन। बकवास बंद करो, समझते क्या हो? कुछ नहीं, मेरे पास इन दहशतगर्दों को लुटाने के लिए एक मासूम बेटे की जान है जिसने अभी दुनिया भी ठीक से नहीं देखी। एक बहू है और बीवी। अगर इन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें अपने हाथों से दफना दूंगा एसीपी। अगर यही सब करना है तो निकलो यहां से अपनी भिखारी बेनिशान फैमिली को लेकर, जिनका आगे कोई पीछे नहीं। वो जहर खंदक हो गए। ओके, जायदाद का हिस्सा दे दे, निकल जाऊंगा। वो कंधे उठका कर बोला। कमाल साहब घुरा उठे। शक्ल दफा करो मेरी नजरों से। पैसों की बात है तो शक्ल दफा करो। वाह कमाल साहब वाह। वैसे कहाँ जाऊं, बाहर या बीवी के पास? कैब से सीढ़ियों और बहनों ने दरवाजे समेत इशारा देते मासूमियत से पूछा। जाओ अंदर खामोशी से, मैं नाश्ता भेजती हूँ। इन दोनों महारानियों को भी उठा दो, घुसी पड़ी हैं अंदर। आसिया बेगम ने जल्दी से कहा, बादा वो चिल्ला ही न जाए यहाँ। वो मुस्कुराकर सर हिलाता ऊपर की तरफ भागा। आसिया बेगम ने हुबरू मर्दाना वजाहत के शाहकार बेटे के पीछे ही पीछे नजरें उतारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? इस दिन के बाद वो आज इससे मुखातिब था, मोहब्बत से मुस्कुराता। बुरहान पहले चौंका, फिर इसे खींचकर सीने से लगाया। वालेकुम सलाम, ठीक हो? तुम कैसे हो? इसकी चौड़ी पुश्त पर हाथ फिरते से थपथपाया। दांत हंस पड़ा। आप जितनी नहीं हो सकती बॉडी। कुछ नहीं यार, बस अलग होकर इसने सर खुजाया। बकवास ना कर, 5 साल छोटे हो कद में, बॉडी में बराबर खड़े हैं। एक लगाऊंगा। शादी के शौक ने उम्र से पहले ही। भाई, इसने एहतजाज किया। पास से गुजरती नूर देखकर बुरहान कहका लगा उठा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? आपको गोली लगी है ना? सुबह आया वो बहुत परेशान थे। इसने तफसील बताई। मैं इसलिए परेशान नहीं था, खुश फहमियां मत दो इसे। इसकी मुस्कुराहट देकर कमाल साहब फिर से भड़क उठे और उठकर वहां से निकले अपने रूम की तरफ। मैं ठीक हूँ गुड़िया। इसका सर थपथपाकर कमाल साहब की पुश्त देखने लगा। वैसे बहुत बहुत मुबारक हो भाई, वाकई फख्र हो रहा है आप पर। कैसे इतने सब गैंग के आदमियों से लड़े हैं? वो हैरान होता बोला। बुरहान हंस पड़ा। पगले हिम्मत करो, सब आसान लगता है। वैसे ये मेरे जानबाजों की वजह से कामयाबी मिली है। इसके बाल बिखेर कर वो छुप कर होती आसिया बेगम की तरफ जाता वापस सीढ़ियां उतरने लगा। वहीं नूर को दाद की बात सरासर मस्खरा तंज लगी। इसने मुठ्ठियां भींचकर वहां से नीचे भागी, इससे पहले वो कोई बात करे।
मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती बुरहान, बेहतर है तुम मुझसे बात ना करो। इसके पास बैठते ही आसिया बेगम कहती वहां से उठ गई और कमाल साहब के पीछे रूम में चली गई। नूर ने बहुत अफसोस से बुरहान के यूनिफॉर्म में की पुश्त में देखा था, जिसकी नजरें नीचे अपने बूट पर झुकी हुई थी। संभाले खुद को भाई, देखिएगा एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भाभी को इसकी अपनी हैसियत अम्मी खुद देंगी, और मुस्कान को भी। इसके पास बैठते से हौसला दिया और बुरहान तवील सांस भर कर रह गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरी बीवी को हैसियत देते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरी बीवी इतनी कमजोर नहीं कि वो इन खोखली हैसियत सहारे ढूंढती फिरे। बात सिर्फ मेरी बेटी की है, जो इन्हें दादा दादी समझकर हसरत भरी आंखों से देखती है। बहरहाल इन्हें लगता है इनके रवैये से मैं दिल बर्दाश्त होकर इन्हें खुद से अलग कर दूंगा, तो बता दें इन्हें ये दोनों की खुशफहमी है। वो कहकर वहां रुका नहीं था, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। दाद, वो हाउस डेकोरेशन वाले आए हैं, शेर खान ने आकर इसे बताया और दाद सर हिलाता उठ गया। अच्छा तो मैंने ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आता हूँ, इसने कहकर किचन में गायब होता हुआ आंचल नूर का देखा। दाद, वो मीडिया वाले एंकर गेट पर खड़े हैं साहब के लिए, इसने दूसरी परेशानी बताई। यार आप इन्हें छोड़े, अपना काम करे, पुलिस बाहर मौजूद है, हैंडल कर लेगी। कंधा थपथपाकर किचन में आया। आहट पर नूर ने गर्दन मोड़कर देखा तो वहां दाद को देखकर गंग रह गई। क्या आज कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रहा हूं? वो चलता इसके पास है और नूर कुछ ना महसूस अंदाज में खिसक गई पीछे। कल शाम माइयों की रस्म है, इस वक्त तुम यूं के दूल्हे के सामने चल रही हो। बंदे की नियत का बेड़ा गर्क करना है मैडम। इसका सिप लेते कप को उठाकर लबों से लगाते मतबसम नजरों से इसके सरापे को देखता गोया हुआ। लहजे में दहकते जज्बात की आंसी थी। नूर की हथेलियां भीग गईं। हरे रंग के लिबास में सर पर दुपट्टा जमाए वो नजरें स्लैब पर टिकाए जाने क्या सोच रही थी। दांत के गला खंगारने पर मतवज्जा हुई और जानबूझकर इग्नोर कर रही थी। कुछ बोलोगी नहीं? कप रखते हुए इसके हाथ को थाम कर बोला। नूर ने गुस्सा दबाकर छुड़वाना चाहा, पर दांत ने गिरफ्त सख्त कर ली, जिसके कह रहा हो छुड़वा कर दिखाओ। तुमने हूर से बात की शादी में आने के लिए? झुंझलाकर वो मज़ाहमत तर्क कर ये बोली। हाँ जा रहा हूं वही बात करने, इससे पहले तुम आ गई। सामने तो मूड जैसे बदल रहा है। क्या होता सिर्फ निकाह वाला सिस्टम होता और तुम में और मेरे बीच ये सदियों जैसे दिन ना होते। वो इसे छोटे से हाथ की हथेली अपने चौड़े हाथ पर रखता इसके ऊपर दूसरी तरफ रख दी। नूर ने हैरत से आगे इसकी हथेलियों में कैद अपने छोटे से हाथ को देखा। ये क्या कर रहे हैं? वो घबराई बाहर को देखती हाथ छुड़वाने लगी। किसी भी वक्त शेर खान आ सकता था। तहफ्फुज़ देना चाहता हूं तुम्हें, जिससे तुम भागती हो। अपनी हथेली में मौजूद हाथ को देखते इसने लब रखे, हाथ इसका अपने कंधे पर रखते झटके से इसे पास किया। थोड़ी सी पकड़ के इसका चेहरा बुलंद करते इसकी डबडबाई आंखों में देखा। प्लीज यार अब रोने मत बैठ जाना, कसम से बहुत खुश रखूंगा तुम्हें, नाज करोगी अपनी किस्मत पर। इसके नाजुक कमर में बाजू डाले इसके करीब किया और झुककर पेशानी पर बोसा देता इसे समेटने पर मजबूर कर गया। मुझे इस लम्हे का इंतजार है शिद्दत से, जब तुम मुकम्मल मेरी दस्तरस में होगी और मैं अपनी जुनूनी मोहब्बत से तुम्हारे इस नाजुक फूल जैसे वजूद को पोर पोर अपनी मोहब्बत की बारिश करूंगा। प्लीज। इसके जज्बात से बजल गमगीर सरगोशी पर बेसाख्ता ही आंखें बरस पड़ी और वो रोती इसके सीने पर सर रखकर दूसरे हाथ से हल्के हल्के मुक्के बरसाने लगी। तात ने मुस्कुराते हुए इसके बाजुओं में समेट लिया। कुछ दिन से जो शक व शोबे थे इसके बदले अंदाज पर, वो जाते रहते। इसे अपने सीने पर सर रखकर दिल का गुबार निकालते हुए देख रहा था। तुम बहुत बुरे हो दाद, बहुत बुरे, आई हेट यू। कुछ देर अपने दिल का गुबार निकालते वो भारी आवाज में कहते इसे झटके से पीछे करती वहां से भागी। नोट। इसे दहलीज पार करते देखकर दांत ने मचलकर पुकारा और वो लब दांतों में दबा गया, बगैर दानिस्ता रुकी। क्या इस दिन मेरे रूम में तुम आई थी? वो चलता कुछ करीब आया और इसके सवाल पर नूर सरमाया कर बुत बन गई। वो आपसे किसी भी तरह के सवाल करे तो आपको इनकार करके अनजान बन जाना है, इसके कानों में आवाज गूंजी। नूर ने अपने लरसते हाथ दुपट्टे में छुपाकर सर को नफी में जुनबिश दी। तुम नहीं थी? इसने आबरू चुकाकर पूछा। वो हैरासा नजरों से देखती फिर से नफी करने लगी। पर मुझे इस शाम रूम में तुम्हारी खुशबू एहसास, जमीन पर आंसू के कतरे मिले थे, बेड के पास। वो क्यों? इसके गाल पर हाथ रखते वो मोहब्बत नरमी से पूछ रहा था, पर नूर को यह नरमी मोहब्बत से खौफ सा और हरासा कर रहा था। अजीब अंदाज था बहलाकर पूछने का। इसके वजूद में सर लहर दौड़ गई। वो मैं आई थी। आंखें मीचे इसने जैसे जहर का घूंट भरते हलक में उतारा। हाँ तुम आई थी, फिर वहां रोई क्यों थी और किस वजह से रूम में आई थी? मुझे पूरी बात बताओ नूरुलैन। इसके कहते नूर दोनों हाथ का इसका चेहरा भरा। हाँ मैं आई थी, पर वहां फाइल्स रखकर जाने ही वाली थी कि हूर की याद आ गई। मैं, तुम, बुरहान भाई, हूर सबका साथ याद करते वहीं बैठकर रोने लगी। भीगी आवाज में तर तर आंसू गिराती वो बोली।
इसे रोते देखकर दाद ने इसे सीने से लगाकर थपथपाया। ओके कोई बात नहीं, बस रोते नहीं, तुम रूम में जाओ, आराम करो और खुद पर सुकून करो, क्योंकि फिर सारा सुकून मैंने जो लूट लेना है। इसके आंसू साफ करते गाल से हिलाई, वो झुरझुरी से अंदाज में दूर हुई और सारा इस बात में हिलाकर वहां से भाग गई। मैं भी क्या क्या सोचने लग जाता हूँ इसमें ठीक से दाद का सामना करने की हिम्मत नहीं कि जाके आलिफ को पहचान कर ऐसे घर में चले, वो भी मेरे यूं नजदीक। इसकी पुश्त को देखकर सर झटकाकर सोचकर मुस्कुराया। इसे याद था जब इस दिन रूम में गया था तो इसे रूम में कुछ गैर मामूलीपन महसूस हुआ। इसने पूरे रूम में नजरें घुमाई थी, एक जगह ठटक गया। वो थे बेड के पास जमीन पर आंसुओं के गोले कतरे। इसने पंजों के बल बैठकर वो कतरे देखे। सबसे पहला चेहरा इसकी आंखों में नूर का उतरा, फिर रात के अंदाज खौफ हरासा ने इसे भी ठटका दिया। अलबत्ता इसके डॉक्यूमेंट्स, इसकी चीजें सब अपनी जगह पर मौजूद थी। वो समझ नहीं पाया कि ये सब आलिफ का खौफ था या इसकी असलियत जान गई थी, पर इस वक्त इसे करीब रोते पाकर इसका दिल का दुख समझ गया था। पहले अपनों से दूरी, दादा दादी ताया ताई की नफरत, इसके बाद सख्त गुर्बत, फिर माँ बाप का बिछड़ना, वो भी बहन की मौजूदगी में, इसकी जिद से, इसके बाद बहन का गायब होना, खानदान की चुपती बातें, अकेलेपन, माँ बाप से दूरी, बहन की नामौजूदगी। वो क्या सुख का सांस लेती। इसका टूटना बिखरना, जिद करना, सब इसकी नजरों में जायज था। वो अपनी बोनी के सारे लाड उठाने को तैयार था कि वो सिर्फ एक बारी से मोहब्बत से देखे या इसके अंदर नर्म जज्बात इसके लिए पैदा हो। वो जानता था दाद के लिए वो बहुत खास जज्बात रखती है, सिर्फ अपने बिखरे वजूद में समझ नहीं पा रही। इसे तो डर था कहीं इतनी परेशानी में नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए। बस वो चाहता था अब इसकी जिंदगी में आ जाता और दिल की बोनी होने के साथ वो इसकी राजदार भी बन जाए, फिर वो इसे छुपा दे खुद में हर गम से छुपा कर। बस मेरी जान, एक बार बोनी ब्राइडल बनकर अपने दाद के पास आ जाओ। वो बड़बड़ाता ड्राइंग रूम में की जाने पड़ा। इसका इरादा पहले मुलाजमीन को हदायत देनी थी, फिर घर की सजावट की जो कमाल साहब ने इसे जिम्मेदारी डाली थी। कहाँ हो बेखैर, तो अभी अपने बूथों के साथ हाजिरी दो। मोबाइल निकालकर इसने अपने दोस्तों को कॉल की और इनके हेलो कहने से पहले ही गुस्से से बोला, यार अभी सोने दे दाद, कुछ देर बाद कॉल करना। सुमैर ने कहते करवट बदली, खबरदार अगर तुमने सोने की कोशिश की, मुझे 2 मिनट यहाँ सामने चाहिए। सब कमीने, मेरी शादी है, मजाक नहीं समझे। वो गुस्से से बोला। सुमैर के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। इतना तो तावला सर शहरियार भी नहीं हुआ था जितना तुम हो रहे हो। चल पहुंच रहा हूं, कहीं भाग ही ना जाओ। सुमैर मस्खरे से बोलता उठा। आ चल, मुझे मत बता तावले का जिक्र, जाके सर को इनवाइट कर मेरी शादी के लिए। इसने दांत पीसते कहा, क्योंकि शहरियार की अभी शादी हुई थी और वो छुट्टी पर था। इन्हें भी सख्त मना किया गया था कोई इसे डिस्टर्ब ना करे। क्या बकवास है, मैं क्यों जाऊं, फहद से बोल। वो भड़क गया। लानतो, मुझे तुम सबसे यही उम्मीद थी। आने दो अपनी शादी के दिन, फिर देखता हूँ। उसे से कहते इसने कॉल डिस्कनेक्ट की और आगे बढ़ा। आलिम के पास कुछ देर बाद जाने का इरादा करते वो इस वक्त पूरी तरह काम में जुट गया और फिर कुछ देर में इल्वी विला में झुरमट उमड़ आया इसके दोस्तों को, और फिर कहकर छेड़छाड़ और मस्ती में इसका हाथ बटाने लगे। साथ बुरी तरह नूर के हवाले से टांग भी खींच रहे थे, जिससे दाद का चेहरा सुर्ख था और कहका लगाकर इन्हें और जला देता। कोई माने या ना माने, ये हमारे ग्रुप का एक खुफिया कमीना बंदा है। मुझे तो मासूम भाभी पर तरस आ रहा है, बेचारी, हमारी सारी हमदर्दियां इनके साथ हैं। जाकिर ने इंतहाई अफसोस से कहा। फूलों की सजावट करने लगा। बकवास बंद करो, अपनी हमदर्दियां अपने पास रखो। दाद झड़क कर बोला। सबका मुश्तरका कहका गूंजा। सच कह रहा है जाकिर, इस जैसा मासूम कमीना नहीं देखा। फहद के कहने पर दाद सख्त अल्फाज से टोक रहा था। सब नूर रूम में बैठी सुन रही थी। वहीं कमाल साहब और रासिया बेगम मध्यम मुस्कुरा रहे थे। दोनों ने अपने बेटे को दिल से दुआ दी खुशियों की। इसकी नजरें सामने टिकी थी जहां इसकी बेटी को गोद में इस मुस्कान का सर था और वह छोटे छोटे हाथ सर पर फेरती इसकी शायद कोई परी वाली स्टोरी सुना रही थी। दरवाजे की आहट पर दोनों ने चौंक कर इसकी सिमत देखा। वो फ्रॉक दिली से मुस्कुराया। यहाँ आओ। इसने बाहें फैलाई दर्द के बावजूद फेरी के लिए। सॉरी बाबा, आप बहुत गंदे हैं। आपने मेरे सोने के बाद मेरी मम्मा से फाइट की और इन्हें बांध कर चले गए। मम्मा पूरी रात जागती रही, इन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी, वो बैठी रही। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं बाबा? इंतहाई दुख और बेयकीनी से कहती वो आखिर में अपनी भीगी आंखें मसल गई। झटका इसके कदर जोरदार था कि वो संभल भी ना पाया और सर जैसे चकरा गए अपनी बेटी के मुंह से गंदा सुनकर। फैरी बेटा, ये झूठ बोल रही हैं। इसे मैंने बांधा था पर ये मुझे ड्यूटी पर जाने से रोक रही थी। वो तड़प कर इसके पास पहुंचा और इसे बाहों में भरना चाहा कि वो मुस्कान की सिमत खिसक गई। इसलिए बाबा, क्योंकि मम्मा जानती हैं फेरी के पास सिर्फ एक ही बाबा है प्यार करने वाले। अगर अल्लाह ना करे इन्हें कुछ हो गया तो फेरी का बाबा कौन बनेगा?
इसे प्यार कौन देगा आपकी तरह। वो हाथों में मुंह छुपाकर बुरी तरह रोने लगी। फेरी बेबी वो मचलकर इसे उठाने लगा, पर वो मजीद नाराज में आगे खिसकी। तुम कुछ कह क्यों नहीं रही, वो गुस्से से मुस्कान से बोला। वो क्या बोले, बाबा इनके मुंह पर तो जाते हुए टेप लगा दी है उन्होंने, हाथों में हथकड़ियां, पांव बांधे, कोई मामा से इस तरह करता है। इसने सुनते बुरहान जल्दी से कैप और बेल्ट निकालकर टेबल पर रखता बेड तक आया। देखो बाबा की जान, बाबा मामा को मजबूरी में बांध कर गए थे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। झपट कर इसे बाहों में भरते सीने से लगाया और इसे चेहरे पर बोसे देने लगा। अब मामा को खोले, हमने नाश्ता नहीं किया, वो अभी भी रूठी हुई है, इसीलिए बुरहान ने जल्दी से इसके हुक्म पर सम कर दिया। देखो मैं तुम्हें खोल रहा हूँ पर तुम झगड़ा नहीं करोगी, मुझे सख्त नींद आ रही है, फिर रात को शॉपिंग पर चलेंगे। इसके रुखसार थपथपाकर वो बोला और जेब से कीस निकालकर इसके हाथों की हथकड़ियां खोली। पाँव तो इसकी बेटी शायद खोल चुकी थी, पर मुंह पर टेप अभी भी था। गो कि इसे हटाना नहीं चाहिए था, पर वो अपनी बेटी की नजरों में गिरना नहीं चाहता था, तभी मुंह खोल दिया। मुस्कान वैसे ही साकित पड़ी रही, इसके बाजू को देख रही थी, जबकि अब फेरी मुतमईन थी। वो इंटरकॉम पर दोनों के लिए नाश्ता शेर खान को भेजने का कहता चेंज करने चला गया। मुझे जिंदा देखकर सदमे से फौत हो गई हो क्या? वो जब फ्रेश होकर बाहर आया तो इसे इसी पोजीशन में देखकर तंज फेंका। बुरहान को हैरत हुई जब इसने कोई जवाब नहीं दिया, अलबत्ता फानूस को घूरती रही। तौलिए से बाल करते इसने तौलिया गर्दन में डाला और डोर नॉक होने पर मुलाजमा की इजाजत दी, जिसने आकर टेबल पर नाश्ता लगाया। अच्छा दफन होने के बाद करूंगा, पहले जाकर फ्रेश हो आओ और नाश्ता करो। तौलिया सोफे पर फेंकते वो टेबल पर लेटा। ब्लैक बनियान और ब्लैक इजी ट्राउजर में मलबूस चित लेट गया। जाओ फेरी बेटा तुम खाना खा कर आओ। इसे हरदमे और जिद पर पड़े देखकर वो दांत खिचखिचाकर फिर अपनी बेटी से बोला। फेरी सर हिलाकर बाथरूम से हाथ धोकर टेबल पर आई। छोड़ो दिल भर गैंगस्टर, गुस्सा, अब जाओ खाना खाओ। इसका भी जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि इसका मुक्का घूमता हुआ इसके जबड़े पर पड़ा। इसने दहल कर इसे देखा और अपने जबड़े को सहलाया। बात मत करो मुझसे, खून कर दूंगी तुम्हारा। वो अचानक हलक के बल दाड़ी। पुराने जबड़ा सहलाते घूरा, अलबत्ता फेरी नॉर्मल अंदाज में बैठी थी। मुझे शायद इन सबकी अब आदत डाल लेनी चाहिए। इसने बड़बड़ाकर एग पीस मुंह में रखा और नजरें बेसाख्ता उठी तो दोनों को एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूरते पाया। वो जानती थी अब खतरनाक दो फाइटर्स की फाइट होने वाली है, इसीलिए वो पहले ही अपना पेट भर लेना चाहती थी। मुझे बता दें बिरयानी किस में पकानी है, चने में या गोश्त में? इसकी बात पर दोनों ठटक कर इसे देखने लगे। जो अपने छोटे छोटे हाथों से निवाले लेती इन्हें बहुत प्यारी लगी, इसलिए बैक वक्त दोनों बोले और अगला लफ्ज कहने से पहले ही एक दूसरे के मुंह पर जबरदस्ती हाथ जमा दिया। अरे भाई जिस तरह घूर रहे हैं इससे तो एक ही बिरयानी अखज की जा सकती है, दीजिए की। इसकी बात पर दोनों की आंखें फैली, जबकि फेरी का कहकर रूम की फिजा में गूंज उठा। आलम, खामोशी से इसने बेसाख्ता पुकारा। हाँ, वो अपनी ऑफिस में बैठा फाइल देखता, साथ ही साथ में मौजूद सिगार से कश लेते कान में लगे ब्लूटूथ से दांत पर से बात कर रहा था। क्या तुम इजाजत दे सकते हो मेरी शादी में एन को भेजने की? वो झिझक कर बोला। नहीं, बगैर वक्त लिए आलम ने संजीदा लहजे में जवाब दिया और वो सांस खींच कर रह गया। और मेरी बीवी को नहीं मालूम पड़ना चाहिए इसकी बहन की शादी है। आलम, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। फिर तजाइया बोला। मुझे उम्मीद है आलम तुम इस फरमाइश के साथ मेरे सामने नहीं आओगे, इसने कहकर खटके से रब्ता मंतका किया। दाद बेबसी से मोबाइल को देखता रह गया। पर मुझे कोशिश जरूर करनी चाहिए, वो हौसला बढ़ाने लगा खुद का। वहीं सोचते आलम के माथे पर बल पड़ गए। तुम? सिमी नर्स की जगह इसे पाकर गुस्से से बोली। सिमी जी पानी ले। इसने मासूमियत से पानी का गिलास सामने किया। वो मुंह फेर गई। देखो लड़के, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, इसलिए बेहतर है मुझे मुखातिब मत करो। वो मुंह फेरते इसकी तरफ वॉक करने लगी। शाम के सुनहरी साए फैल रहे थे और वो इस हसीन वक्त में नर्स के साथ लॉन में वॉक कर रही थी कि अचानक इसे प्यास लगी। इसने नर्स को भेजा पानी लाने, पर अब नर्स की जगह आरिफ को देखकर इसके माथे पर बल पड़ गए। मुंह भी फेर लिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम रिश्ता भी बना लेंगे। वो शरारत से बोला। जिस तरह तुम मासूम दिखते हो वैसे हो नहीं, इंतहाई बदतमीज लड़के हो। वो कप कपाती आवाज में कहकर आगे बढ़ी। मुझे बुरा नहीं लगा सिमी जी, बहुत अच्छा लगा, आप मुझे जानती पहचानती हैं। सिर्फ इस बात का दुख है आप मेरा एक राज नहीं छुपा पाई जालिम समाज से। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी सिमी जी, इसने जताकर वो जज्ब होकर रह गई। बदतमीज लड़के, जाओ यहाँ से वरना मैं अपने भाई से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। वो चिल्लाई। शिकायत? कैसी शिकायत? इसने आंखें फैलाई। ग्रे कलर के सूट में मेहरून शानों पर बड़ी सी चादर डाले, ग्रे दुपट्टा, हिजाब, स्टॉल बांधे वो खफा और जिच लग रही थी। और सितम यह कि वो सीधा आरिफ के दिल में उतरती से बेचैन किए रखी थी। देखो लड़के,
आप प्यार से मुझे आरी कह सकती हैं। वो शर्माने की एक्टिंग करता नजरें झुकाए बोला और सिमी झटके से मुड़ी और अपनी आंखें फैलाकर इसे देखा। आरी? कहाँ से आ रही, किससे आ रही? अगले ही लम्हे इसने मुस्कुराहट छुपाई, अलबत्ता प्यार से इसने सख्त घूरी दी। वो अपनी उम्र से अच्छी तरह वाकिफ थी और समझ भी रही थी ये इसके साथ मजाक कर रहा है, वरना पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा था इससे प्यार या कोई ऐसी गलत सोच रखेगा। नहीं नहीं, वो वाला आ रही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जज्बात से पुरमर्द हूँ। इसने गड़बड़ाकर सफाई दी, पर जज्बात लफ्ज पर कुछ यूं सिमी की आंखों में घूरा कि वो जज्ब होकर रह गई। मैं तो वो वाला आरी कह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आलम हुरुलैन को कहता है एन, दाऊद नूरुलैन को कहता है बोनी या नूर, मैं मुस्कान को कहता हूँ मिसी और हूर कहती है मीसी। इस तरह मैं चाहता हूँ आप भी मुझे आरिफ से अरब कहें या आर कहें या अरबी कहें या आरी कहें, कुछ भी कह लें, दिल चाहे तो अरबा अरबी कह दें, सिर्फ बस प्यार से, प्यार और मोहब्बत से कहीं दिल खुश होता है ना। दांतों की नुमाइश करते वो बड़े दिलबर अंदाज में कहता, मुसलसल शर्मा कर फरमाइश कर रहा था। हाथ में पानी का गिलास अब भी मौजूद था। सिमी के तो कान साए साए कर रहे थे। वो कान की लू तक से रोक पड़ गई। इसकी सारी बकवास का मतलब क्या है? मेरी बला से जाओ भाड़ में, दिमाग से आरी हो जाओ। तुम्हें शर्म नहीं है? बड़ों से कैसे बात करते हैं? हाथ मारकर पानी का गिलास फेंकती वो घुराई। आरिफ सट पटा गया पर फौरन खुद को संभाला। मैं एक नॉवल रीडर हूँ सिमी जी, मुझे नावल पढ़ना बहुत पसंद है और जब से आपको देखा है तब से मैं एज डिफरेंस नावल बहुत खुशी से चाहत से पढ़ता हूँ, क्योंकि हमारी कहानी भी कुछ यूं ही है। सिमी ने हैरत से देखा कि वो क्या कह रही थी और ये क्या बता रहा था। इसे सच में ही लड़का दिमाग से आरी लगा। मैं अल सीधा, अल सादा, अल शरीफ, अल नेक, अल मजबूत, अक्लमंद बंदा हूँ। घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा, बस मैं आपको अल पसंद करता हूँ सिमी जी। उम्मीद है आप समझ गई होंगी। खाना पकाने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आलम के साथ रहकर सब सीख गया हूँ। कमा अच्छा लेता हूँ। घर ले लिया है जिसमें एक बेडरूम, 2 बेबीज रूम, ओपन किचन, डाइनिंग रूम, डाइनिंग हॉल, छोटा और खूबसूरत लाउंज है। मेहमानों के लिए कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि मैंने आने नहीं देना। फिर मेरी बहन ही क्यों ना हो, वो बड़ी नागिन है, आएगी तो हमारा झगड़ा करवाएगी, इसीलिए दरवाजे पर ही हेलो हाय करेंगे। अल लगाने का मतलब सिर्फ अपने इजहार को यूनिक बनाना चाहता हूँ, जैसे अभी तक दुनिया में किसी ने नहीं बनाया होगा, क्योंकि मैं भी कुछ यूनिक बंदा हूँ। बच्चों के रोने तक करने की टेंशन ना ले, मैं इसे चुप छिप तैयार करूंगा कि वो सिर्फ आपसे दूर देखकर ही खुश होंगे। अब प्लीज इस राज को तब तक दिल में रखिएगा जब तक आपके दिल में कुछ कुछ ना शुरू हो जाए। फिर मैं खुद आपके इस सन के हिटलर भाई से बात करूंगा। इसकी सफेद कलाइयों में खनकती ग्रे चूड़ियों को देखते वो संजीदा होकर कह रहा था, जबकि सिम्मी को लगा इसके सर पर सातों आसमान आ गिरे हैं। वो होंठों की तरह इसे देख रही थी और जैसे आंखों देखा धोखा और कानों सुना झूठ हो। मुझे आपसे बहुत सी उम्मीदें हैं सिमी जी, वो आगे टिप टपा कर बोला। चटाख। अगले ही लम्हे थप्पड़ की आवाज गूंज उठी और साथ सिमी का आंसू भी फिसल कर गालों पर गिरा। मैं ये जिंदगी सिर्फ अपने भाई के लिए जीना चाहती हूँ, खबरदार अगर बीच में कोई बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। और एक बात, सन की हिटलर मेरा भाई नहीं, तुम हो दिमाग से आ रही इंसान। कहीं शर्म है तुम्हें छूकर नहीं गुजरी। कैसो गजब और कहर से इसका चेहरा थमथमा उठा। बदतमीज, उम्र तमीज का लिहाज नहीं। पर बढ़ाकर खा जाने वाली नजरों से घूरती अंदर की सिमत बढ़ गई, जबकि पीछे वो इसके थप्पड़ और चूड़ियों के खनक के शहर में झगड़ा हुआ था। अल शर्म अल तमीज, वो तो मुझ में पैदाइशी नहीं। दूसरा अल मोहब्बत, कहाँ उम्र देखती है, वो तो अल अंधी होती है। अहम अहम। पीछे से आवाज पर वो उछलकर होश की दुनिया में लौटा कि मुस्कान बुलंद आवाज कहका गूंजा। क्यों टपकी हो आप? झटके से मुड़कर वो गुस्से से घुराया, पर साथ छोटी सी फेरी को देखकर कदरे संभल कर मुस्कुरा दिया। अरे हमारी फेरी मामू से मिलने आई है। खुश होते से फेरी को उठाया और वो मुस्कुरा दी। मामू आप गुस्सा क्यों थे? क्या आप भी फिर मामा से फाइट करेंगे? मामा तो आप सबसे लड़ लड़ कर ही थक जाएगी। और वो कौन थी जो आपको ठासे मारकर थप्पड़ मारा? वो मुंह छोड़ने लगी और सिमी को याद करके मुस्कुराहट छुपाकर बोली। आलम हंस पड़ा। अरे नहीं मामू की फेरी, मामू तो बस आपकी मम्मा और मेरी नागिन से बात कर रहे थे। और आपको मालूम है वो कौन है? क्यों बताऊं? वो मुस्कान की चढ़ाती मुस्कुराहट को नजरअंदाज करता अंदर की जानी पड़ा। पीछे वो भी हंस आई। इसकी नजरों के सामने सिर्फ वो कुछ लम्हे वाला सीन घूम रहा था जब इसके भाई के मुंह पर थप्पड़ पड़ा। वो मोहब्बत से थप्पड़ मारने वाली को देख रहा था। अहमक बिच्छू। वो हंसी इसके पीछे हुई। अस्सलाम वालेकुम।
मैं मुस्कान आरिफ की सतीली बहन लाउंज में बैठी सिमी के पास आकर इससे अपना तारुफ करवाया। सिमी ने गौर से इसे पैंट शर्ट लॉन्ग कोट में मलबूस लड़की को देखा, जिसने सुनहरी बालों की टेल पोनी झूल रही थी और सुनहरी आंखों में मुतबस्सम लिए से देख रही थी। मैं सुमैया आलम, आलम की बड़ी बहन। इसने चोर नजरों से लाउंज में बच्ची को लेकर इसके सामने सोफे पर बैठते आरिफ को देखते बड़ी पुरजोर दिया। और मैं इनकी बेटी मुस्कान, बुरहान इल्वी। मम्मा बोले तो छोटा पैकेट, बाबा की फेरी। आरिफ के इशारे पर फेरी ने भी झट से अपना तारुफ करवाया। सिमी सर हिलाती मुस्कुराई, पर जल्दी अपनी मुस्कुराहट समेट कर जब इस अखलाक से आरे इंसान की गहरी नजरें अपने चेहरे पर पाई। क्या मुसीबत है, बंदा अपने ही घर में सेफ नहीं। गुस्से से बड़बड़ाहट में जरा बुलंद आवाज में कुलस कर कहती वहां से निकली, शर्म की गोली होती पहले तुम्हें खिलाती। मुस्कान ने तंज करते आरिफ को शर्म दिलाना चाहा। अब मैं क्या कर सकता हूँ जब साइंस तरक्की नहीं कर रही। चीन या अमेरिका होता तब तक बन जाती, शायद फिर मैं भी बनाकर तुम्हें खिला देता। यूं मुंह उठाकर नहीं चले आते। वो फेरी को उठाकर सिमी के चले जाने पर बदमजा होता रूम की तरफ बढ़ गया जहाँ पपी मौजूद था। कोई डिवाइस चिप वायरस ही खुद में मुंतकिल कर दो शर्म के लिए। जिसने पनाह दी इसी की इज्जत। शट अप मुस्कान, कोई बुरा काम नहीं करा। मुसलमान हूँ और मुझे तुमसे ज्यादा मालूम है आलम की इज्जत मेरी इज्जत है, इसीलिए मैं इसे जायज तरीके से अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। ये गलत तरीका नहीं। हाँ, मैं बस इसे बताना चाह रहा था कि अचानक से आलम के सामने मेरे परवजोर पर वो हट ना हो। अंडरस्टैंड? वो तड़क कर कहते वो रूम में बंद हो गया। फेरी क्या कह सकती थी, इसे मालूम था जहाँ इसकी मामा होगी वहां बहस झगड़ा तकरार तो होगा ही। इसलिए पपी को देखकर आरिफ के साथ खुश होती इसकी सिमत मतवज्जो हुई और अब दोनों ने मिलकर इसे खाना खिला रहे थे। तुम्हारे पापा कहाँ हैं फेरी? इसकी गाल को छूकर वो मोहब्बत से पूछने पर फेरी ने मुस्कुराते पपी से नजरें हटाकर इसे देखा। घर में है, मामा बांध कर आई हैं, वो मुस्कुराती बोली। आरिफ को तो जैसे धचका लगा। बांध कर आई हैं? रस्सियों से? क्यों? हथकड़ियां लगाकर मुंह पर टेप लगाए, पाँव अपने स्कार्फ से बांधे, फिर सीने के गिर्द मजबूत से मेरा दुपट्टा बांध दिया ताकि वो हाथों को हरकत ना दे सके। हालांकि पापा सिर्फ इनके हाथ पाँव बांधे और मुंह पे टेप लगाई थी। वो नॉर्मल लहजे में बता रही थी जैसे कोई बड़ी बात नहीं। पापा ने कुछ नहीं कहा। खुद को फौरन संभाल कर इसने धचके के बावजूद लहजा सरसरी सा रखा। नहीं, बाबा क्या कहेंगे, मम्मा काफी अच्छी फाइटर है, सब बाबा को जल्दी हैंडल कर लेती हैं। वो नजरें पपी से हटाकर आरिफ की फैली आंखों में देखती मुस्कुराई। आप डर गए ना मामू? आप डरे नहीं, वो दोनों सिर्फ एक दूसरे को मारते हैं, बाकी सबसे नाराज रहते हैं, मारते नहीं। वो इसके हाथों पर अपना हाथ रखती हौसला देने लगी। बेटा, वो मेरी बहन है, डोंट वरी, मैं नहीं डर रहा। वो मुस्कुराकर हाथ लबों से लगा के बोला, आपको मालूम है मम्मा कहती हैं आप इनके भाई हैं, सौतेले बिच्छू हैं और इनका खून सफेद है, जबकि आपका सफेद। आरिफ का मुंह सुर्ख पड़ गया। इसके मुस्कान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी वो अपने बच्चों से अच्छे तारुफ करवाएगी इसका। नहीं बेटा, मेरा सुर्ख खून है, जरा काट कर देखो, प्योर सुर्ख खून होगा। आपकी मम्मा का काला खून है, गटर जैसा। वो झट से अपनी उंगली इसके मुंह पर सामने करता बोला। फेरी ने पहले इसे देखा फिर इसी उंगली को। पर मम्मा, गटर जैसा काला खून क्यों है मामू? इसकी हैरत बेयकीनी से आंखें फैल गई। वो बेटा क्या बताऊं, बहुत लंबी दास्तान है, कैसे बताऊं, दिल दुखता है मेरा, इसने मायूसी से कहा। फेरी को इस पर तरस आ गया। अच्छा रहने दे, मत बताएं। इसकी बात सुनकर आरिफ गड़बड़ा गया। अरे नहीं मेरी जान, तुम्हें जरूर सुनना चाहिए, आखिरकार तुम मेरी बेटी हो। इसे उठाकर बेड पर बिठाते वो इसे पाँव के सामने बैठ गया। इसे बहुत पसंद आई थी, बिल्कुल मुस्कान जैसी एहसास ना समझ सी। वो भी ऐसी होती थी, जरा सी तकलीफ पर तरस खाने वाली रहमदिल। बताएं मामू, क्या हुआ था? बेटा वो क्या बताऊं, दुख ने इसका अपना चेहरा झुका लिया। घर के बाहर खेलते थे हम, जब मैं 12 साल का था और वो 6 साल की। हमारे घर के पास ही बहुत बड़ा नाला था गटर का। मैं मिसी वहाँ एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, जब अचानक वो गायब होगी। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत ज्यादा पुकारा, पर वो थक कर घर चला गया। क्योंकि मैं समझ गया था किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता, इसकी जिंदगी गटर में गिरना लिखा था, वो गिर गई। मैं 2 दिन इसे गुम होने पर बैठा रहा। हालांकि मुझे रोना चाहिए था पर मुझे आंसू नहीं आए आंखों में, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब्र बहुत था। तीसरे दिन हमारे घर के मुलाजिम को मुस्कान नाले के करीब मिली, रोती हुई। मुलाजिम ने इससे पूछा कि तुम कहाँ थी? मुस्कान, तुम्हारा हाल क्यों गटर जैसा है? मुलाजिम से लड़ पड़ी और इसे बताया वो 2 दिन से गटर में थी, इसलिए इसका यह हाल है। मुलाजिम इसे फौरन लेकर घर पहुंचा और हम इसे लेकर अस्पताल गए। इसकी हालत देखकर मुझे दुख सदमा होना चाहिए था, पर मुझे नहीं हुआ। और फिर टेस्ट चेकअप के बाद डॉक्टर ने बड़े अफसोस से बताया कि इसका मिसी का खून काला हो चुका है और वह एक गटर की मरीजा है, इसीलिए ऐसी हो गई है। आरिफ ने सारे किस्से में बड़े अफसोस और दुख से सन्नाटे आखिर में सर उठाया। फैज तो शशदर बैठी थी। इसकी मम्मा गटर की मरीजा है, इसका खून काला है, सोचकर ही वह झुरझुरी ले उठी। मामू, ये गटर की मरीजा कैसी होती है? मतलब ये क्या क्या करती है?
बेटा ये गटर की मिर्जा तुम्हारी मामा जैसी होती है, जो दूसरे का मजाक बनाती है, इनसे लड़ती मारती है, अजीब व गरीब नाम रखती है, दूसरे पर ये सब मिसी नहीं कर रही बेटा। वो अब इसके हाथ को पकड़ते इसके चेहरे के बदलते रंग को देखता बहुत प्यार से समझा रहा था। तो फिर कौन करता है? वो हैरत से पूछने लगी। बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा ये सब इसके दिलो दिमाग में रहने वाले गटर के कीड़े कर रहे होते हैं। आरिफ को कहते हुए खुद भी झुरझुरी आई, पर बदला तो चुकाना था ना। ये मामा के दिल और दिमाग में गटर के कीड़े रहते हैं? इसने घबराकर सहमे दिल से पूछा। आरिफ ने अफसोस से जमीन पर बिछे कलीन पर उंगलियां से लकीरी डालती सार हिलाया। वो खुद एक गटर की कीड़ी है ना, यू नो, फीमेल कीड़ी। कीड़ा कीड़ी वही। मामू मुझे डर लग रहा है। वो बेड से उतरकर इसके होश में आ गई। अगर ये कीड़ी मेरे पेट में रात को चली गई तो मुझे आपके साथ रहना है, पापा को भी यहीं बुला ले। इसकी बातें सुनकर आरिफ का दिल की अपनी प्लानिंग की कामयाबी पर कहका लगाए। अरे मामू का सोना बेबी, डरते नहीं, वो मामा के पालतू कीड़े हैं, मामा के पेट में ही कहीं जाएंगे। तुम सिर्फ जब मामा लड़े तो कह देना रिलैक्स मामा, गटर की कीड़ी, इसे फौरन चुप हो जाएगी। वो मुस्कुराहट बड़े जब्त से कुचलता इसके सर पर बोसा देते बोला। वो पहले मासूमियत से आरिफ की जगमग करती आंखों से देखती, फिर सर हिला गई। फिर मामा मुझसे नाराज तो नहीं होंगी ना? सच बताए मामू। मामा नाराज तो नहीं होंगी। वो इसके होश में छोटे बच्चे की तरह बैठे इसकी आंखों में देखती आज से पूछ रही थी। आरिफ को इस पर टूटकर प्यार आया। वो मुस्कान की किस्मत पर खुश हो रहा था। अल्लाह ने इसे इतनी चाहने वाली बेटी दी थी और इसके वसीले से इतनी प्यारी बच्ची का मामू बना दिया था। जब वो इसे मामू कहती थी तो इसकी रूह में इसके लहजे की मिठास, पुकार, मोहब्बत उतर जाती थी। नहीं, नाराज नहीं होंगी मेरा सोना, ये कह देना मामू ने बताया अब गटर की फीमेल कीड़ी हैं। अच्छा फिर ठीक है, ये ले मामू। मामा कहती हैं बबल खाने से इंसान का दिमाग तेज चलता है और इसके दिमाग में इसके हुनर के जबरदस्त आइडियाज आते हैं। वो अपने पहने पिंक बनी रोम्पर में जेब से बबल्स निकालती एक आरिफ के सामने करती बोली, हाँ इससे कौन से आइडियाज चाहिए? वो तो सिर्फ सोचती होगी एक के साथ एक बबल फ्री क्यों नहीं मिलता। वो चलकर सोचने का और बबल लेकर मुंह में डाला। अच्छा तुम्हें कौन से आइडियाज चाहिए? वो इसे देखता अबरुझ खाकर बोला, मुझे। फेरी ने अपने माथे पर उंगली रखी और आरिफ ने हों करते सर हिलाया। मैं ड्राइंग करती हूँ ना, इसीलिए मामा कहती हैं ये खाने से अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे। जब बाबा कहते हैं बबल खाने से इंसान के दिमाग गोबर से भर जाता है, बाबा के मुताबिक जैसे मम्मा के। और इस पर मम्मा बाबा की फाइट भी होती है जिसमें मम्मा की नाक से खून आया था और बाबा के घुटने पर मम्मा ने पीछे से लात मारी थी तो वो दर्द से सारी रात नहीं सो सके। अस्तगफिरुल्लाह। वो दहल कर बोला, अच्छा कैसी ड्राइंग करती हो? मम्मा बाबा की, दादा दादी की, चाचू की, छोटी सी क्यूट सी चाची जो सारा दिन रोती रहती हैं शेर खान की जो मुझे केक बना कर देते हैं स्पेशली वाले, और यहाँ की भी करती हूँ। जोश और खुशी से बताते वो आखिर में राजदारी से बोली। आरिफ चौंक गया। यहाँ किसकी करती हो? वो भी इसके अंदाज में सरगोशी से बोला। तभी फेरी ने इसके चौड़े कंधे पर पीछे से दरवाजे को देखा। वहाँ किसी को ना पाकर इसके कान में बोली, वो जो उस दिन बाबा की शादी में एक बड़ा वाला आदमी था ना, जिसके एक गाल पे निशान थे और इसकी आंखें कितनी तेज रंग वाली थी, बुरी बुरी सी। और सरगोशी में बोली, इसके चेहरे को देखने की जैसे मुल्क का बड़ा राज बताया हो। आलम की? आरिफ ने काफी मुश्किल से मुस्कुराहट छुपाई। सुन लेंगे, इतने मोटे हाथ हैं इनके, मुझे मारेंगे तो मैं गायब हो जाऊंगी वो कहकर खिलखिलाई। मारते नहीं है वो, हाँ पर देखते तो ऐसे है ना जैसे मुझे डर लगता है। वो मुंह सोरे बोली और आरिफ इसकी आंखें की चमक देखकर वाजिया देखी। अच्छा इसकी ड्राइंग क्यों बनाती हो? मेरी बनाओ, मैं भी कितना खासा हैंडसम हूँ। तुम्हारा मामू अपने टीचर्स को दिखाओ, दाद वसूलो, फिर देखना टीचर जब भी मेरी तस्वीर देखेंगी तो मैं बहुत प्यार देंगी अपनी बच्ची की तरह। वो कुछ कॉलर झड़का कर बोला। इसका अंदाज पर फेरी कहकर लगाकर सॉरी पर मुझे अपनी टीचर बहुत अजीज है, मैं इन्हें छोटी सी उम्र में मारना नहीं चाहती। वो तंजिया बोली। आरिफ ने मसनूई घूर कर इसे घूरा और वो हंस पड़ी। हाँ बेचारियों को जब मालूम होगा इस दिल में किसी और का बसेरा तो वो जरूर खुदकुशी करेंगी। तुम बहुत टैलेंटेड हो, पहले ही जान गई। हाँ शाबाश। इसने फेरी को सराहते सर हिलाया और वो हंसना भूलकर इसे घूरने लगी। आरिफ कहका लगा उठा, मामू आप ही अच्छा मजाक कर लेते हैं। वो हंसती हुई इसके कंधे पर हाथ मारकर बोली। इसके चालाकी पर आरिफ ठटक गया। तुम्हारा कसूर नहीं मेरी जान। अच्छा बताया नहीं आलम की क्यों ड्राइंग बनाती हो? इसने अपना सवाल याद किया। मैं जब रिजवू वालों के घर होती थी ना, अल्लाह जी से दुआएं करती थी मुझे यहाँ से पेस्ट लेकर जाए और मेरे जैसे जितने बच्चे हों इन्हें भी लेकर जाए, क्योंकि मैंने अपनी दोस्त से सुना था एक बेस्ट है, वो सबकी मदद करता है पर इसे कोई पसंद नहीं करता, सब इससे डरते हैं, नफरत करते हैं। मैंने दुआ की थी कि मुझे बेस्ट लेकर जाए तो मैं इनसे बहुत प्यार करूंगी, इनसे नफरत भी नहीं करूंगी। और फिर बेस्ट ने मुझे नहीं बचाया, इसकी जगह मुझे मेरे एंजल बाबा ने बचाया और मेरी आधी
दुआ कबूल हो गई, क्योंकि बेस्ट ने बहुत से बच्चों को बचाया था जिन्हें जबरदस्ती भीख मंगवाते थे। दूसरे भी तो बच्चे थे, 3 बच्चे जिन्हें एक आदमी छुपाए बैठा था। बेस्ट ने इन्हें बचाया था, पर लोग इसकी अच्छाई को छोड़कर सिर्फ इससे डरते थे, क्योंकि वो बुरे लोगों को बुरी तरह मारता है। पर मैं नहीं डरती, और मुझे पता है अगर बेस्ट यहाँ है तो वो आपके घर में बैठा है, ये बड़े वाला आदमी ही है। वो बहुत राजदारी से इसके कान में बता रही थी, और इसकी खूबसूरत आंखों में आंसू चमक उठे। नहीं बेटा, ये वो नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। आर्यन से बाहों में भरकर उठकर खड़ा हुआ। मुझे जैसे मालूम नहीं, मैंने बाबा को बहुत बार कॉल पर बात करते सुना था। वो कहते हैं सही आलम, और यहाँ सही आलम यही है ना? आरिफ का छुपाना इसे पसंद नहीं आया था, तभी खफकी से बोली। अच्छा छोड़ो इस किस्से को, तुम्हें आलम पसंद है तो जरूर बनाओ इसकी तस्वीर, पर याद से इसके साथ इसकी बीवी की तस्वीर भी जरूर बनाना। इसे भेज देना, फिर देखना कैसे तुम्हें प्यार करेगा। वो इसे ऊपर को उछालकर कैच करता बोला कि फेरी की चीख निकल गई। मामू मैं उड़ जाऊंगी। इसके उछलने पर छत से थोड़ा फासला पाकर चिल्लाई। आरिफ का कहका गूंज उठा। उड़ जाओ, छत की सैर करके आओ। वो कहकर इसे कैच करता कंधे पर डालकर बाहर निकला। फेरी लंबे लंबे सांस भरती पीछे भाव भाव करती पप्पी को देखकर हंस पड़ी, और दोनों मुट्ठियों में आरिफ के घने बाल जगड़ लिए। बहुत बुरे हैं मामू। अच्छा, आरिफ ने आंखें फैलाकर अच्छा को खींचा। फिर ये लो। कहने के साथ ही रूम से बाहर आकर इसने बाहों में भरते फेरी को ऊपर उछाला। इसकी दिल दहला देने वाली पूरे आलम विला में गूंज उठी, और साथ ही आरिफ का कहका भी। मेरी छोटी मिसी। इसे किसी गुड़िया की तरह सीने में पीछे वो हंसता हुआ बोला, जबकि धक धक करते दिल के साथ रोती हुई फेरी ने इसे सीने पर दांत गाड़ दिया, और आरिफ बिलबिला उठा। कसूर किसी का नहीं, मेरे नसीब में बहन का सुख ही नहीं है। जालिमा, फिजा में इसकी दुहाई गूंजी। मैंने सच में आलम को कुछ नहीं बताया। हूर ने सामने बैठी खफा से रिमशा के हाथ में हाथ रखकर यकीन दिलाते बोली, पर वो मान ही नहीं रही थी। बस खफा थी इसे जो जता भी रही थी। रिमशा इसके चेहरे से नजरें फेर कर इसका चेकअप करती, अब तबीयत सही देखकर मुतमईन थी। तो मुझसे बात नहीं कर रही मिशी। इसे खामोश पाकर वो रो देने को थी। ये सोच ही दुख भरी थी। इसने अपनी दोस्त का दिल दुखाया था। तुम नहीं जानती, आलम सब जानता है, ना होकर भी मुझे भी कई बार गलत हरकतों से टोकता है। वो इसे समझाने लगी। रिमशा ने चौंक कर देखा, फिर फौरन अपने तासरात नॉर्मल किए। क्या हो रहा है यहाँ? और मेरा बच्चा क्यों इसकी मिन्नतें कर रही हो? मुस्कान हूर की भराई आवाज सुनकर गुस्से से बोली। नस्वानी तेज आवाज पर रिमशा ने गड़बड़ाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ एक दराज कद ब्लैक लॉन्ग कॉट बूट में ऊंची पोनी वाली कोई खतरनाक सी लड़की थी, जिसकी सुनहरी आंखों से चिंगारियां फूट रही थी। मीसी, तुम कब आई? हूर खुशी से चीख पड़ी। मुस्कान ने खौफजदा सी रिमशा से नजरें हटाकर बेड से उतरती हुरुलैन की खुशी से मेदे जैसी रंगत में उतरी सुर्खी को देखा। आंखों में पानी की बजाय चमक उतर आई। फेट स्वीट हार्ट। वो अंदर आती एक काटता नजर रिमशा पर डालकर हुरुलैन से बोली। अब इतना तो वो जानती थी, इसके लिए फौरन वहीं रुक गई, जबकि मुस्कान जाकर रिमशा के सामने रुकी। खफा हो मैडम? वो भी अपन के बच्चे से? इसे हर्ट करोगी? हाउ डेयर यू इडियट गर्ल। इसके बालों से पकड़कर वो दाढ़ी और झटके से बाहर की सिमत फेंका। रिमशा की इस अचानक वफादात पर चीख निकल गई। अगर वो बर वक्त दरवाजे को न थामती तो जरूर सर फट जाता। मीसनी! रिमशा की चीख पर हूर ने दहल कर पुकारा। तुम चुप करो, जब तुम्हें पता है तुम्हारी दोस्त सिर्फ मैं हूँ, फिर क्यों तुमने इसे बनाया? वो गुस्से से बोली, हालांकि दिल कर रहा था सब कुछ तहस नहस कर दे। वो सिर्फ इसकी दोस्त थी। वो कितने चासे से मुबारकबाद देने थी, इसकी मिन्नतें कान में पड़ी, और वह एक मामूली सी डॉक्टर के नखरे उठा रही थी। इसके खूनखार रूप को देखकर रिमशा वहां से जिन की तरह गायब हो गई, और कांपती कांपती अपने रूम में बंद हो गई। अच्छा सॉरी, आइंदा नहीं करूंगी किसी से दोस्ती। तुम सिर्फ इसे तकलीफ मत दो, वो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। उन्हें आगे बढ़ाई। जब इसका फैसला सुनकर मुस्कुराते मुस्कान ने इसे देखा और खींचकर इसे सीने से लगाया। आई लव यू मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। इसके दोनों गालों को चूमती हुई इसे सुर्ख कर गई, और इसे झपटने देखकर मुस्कान ने कहका लगाया। अच्छा बता, कैसे आया ये छोटा पैकेट पेट में? वो अब इसे बेड पर बैठाकर खुद इसके पास बैठकर बोली। हूर सटपटा गई। क्या बदतमीजी है मीसनी। बदतमीजी तो नहीं, बाकी बहुत कुछ है। मैंने कैसी से कहते वो लरसती पलकों को छुआ। तुम शादी के बाद बहुत बेशर्म हो गई हो। इससे हाथ झटक कर मुंह बनाया। और मेरे पास आती भी नहीं, मैं अकेली अकेली रहती हूँ। इसकी शिकायत शिकवे पर मुस्कान ने इसका सर सीने से लगाया। मैं आ जाती, पर अभी काम था ना, इसीलिए नहीं आ सकी। तो मेरे छोटे पैकेट से मिलो। वो एकदम फेरी को याद कर आने का बोली। एक तो तुम बच्चों को पैकेट क्यों बोलती हो मीसनी? इसने चिढ़कर पूछा। मुस्कान हंस पड़ी। मेरा बच्चा मेरी बच्ची तो सिर्फ तुम हो। ये तो छोटे छोटे पैकेट हैं जो दुनिया में आते हैं, पर तुम्हें मालूम है मुझे ये अपनी फेरी बहुत पसंद है, तुमसे कम, फिर भी दिल के करीब है। बहुत बड़ी बेटी तो तुम ही हो।
तो क्या तुम आलम की सास हो? सारी बात सुनकर हूर ने हंसते हुए कहा, तो इसमें कौन से शक की बात है, इसकी सास तो मैं ही हूँ। कोट पीछे झटके से करती गर्दन अकड़ाई, ख्याल से सुनना ले वरना तुम्हारी सासगिरी यही पड़ी रहेगी और तुम बाहर। हूर ने खिलखिलाते कहा और मुस्काने से घूरा। वैसे ये कपड़े वही लाया है? वो इससे ब्लैक व्हाइट फ्रॉक में देखती बोली, जिसमें वो कोई हूर ही लग रही थी, ढंगत भी धमक रही थी। हाँ, रात उन्होंने मोबाइल पर देखते मंगवाया था और अब सुबह 6 बजे जब जॉगिंग पर से लौटे तब इनके हाथ में था, फिर उन्होंने मुझे चेंज करवाया। आगे फिर इसकी बेखुदी याद करके शर्म से अनार हो गई थी, आंखें भी सख्ती से मीच ली जैसे मुस्कान इसे देख लेगी। मेरा मासूम बच्चा, मुस्कान ने कहकर लगाते इसे बाजुओं के घेरे में लिया। अच्छा सुन, तुम्हारी बहन की शादी है, तुम आओगी ना? वो तुम्हें बहुत याद करती है। मुस्कुराहट जब्त करते से बताया और गले में पड़े पेंडेंट को गौर से देखते हंसी। पर अब इसके बरकस हुरुलैन शॉक थी, नूर की शादी हो रही है और आलम ने मुझे बताया नहीं। इसने दुख से सोचा और मुस्कान मुतमईन हो गई कि दाद बेस्ट के लिए इतना ही झटका काफी है। मालूम पड़ गया होगा कि मीसनी आई है और इसकी आग का पूरा इंतजाम भी कर लिया था। हाँ यार, दाद इससे इजाजत ले रहा था कि हूर को छोड़े पर इसने इनकार करते कहा, मेरे सामने मत आना। इसका सर कंधे पर रखते हुए इसका दुख में शरीक थी। आज ही आने से पहले इसने दाद को उदास देखा था, फिर पूछने पर मालूम हुआ नूर की ख्वाहिश और आलम के इनकार से गुस्से में बहुत आया, पर अपने अंदाज से हैंडल करना चाहती थी सब। तुम्हें मालूम है वो तुम्हें बहुत याद करती है, अकेली सी है। वो तुम्हारी बूढ़ी ताई बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसे बहुत तंग करती है और वो मासूम गुड़िया जैसे लड़की बहुत रोती है अकेली। वो इसके कान में आहिस्ता आहिस्ता बता रही थी, जो सब सुनते नूर का पारा हाई हो रहा था। जब दूसरी तरफ मीटिंग में बैठे आलम ने टेबल पर हाथ मारते गाड़ी की कीज उठाई। इसने सोचा था वो आराम करेगा पर सुकून की नींद लेगा। वो कैसे भूल गया जहन्नुम वो खुद लाया था अपने घर में। कुछ ही देर पहले इसने मुस्कान को इनकार किया था कि वो ना जाएगी आलम के घर, ना ही इसकी बेटी। तब वो झगड़े पर उतर आई और इसके बाजू को फायदा उठाते जल्दी इस पर काबज होती से बांध गई, वो भी इसकी हथकड़ियों से। अगर बाजू ना बांधती तो जरूर सो भी जाता। अब सोए भी कैसे जबकि बाजू से टेसें उठ रही थी। किसी को बुला भी नहीं सकता, मुंह भी जो बांध कर गई थी। खामोश मुर्दे की तरह लेटा था सीधा बेड पर और बाहर सब इसके आराम का ख्याल से इसे डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। या अल्लाह, कैसी औरत से शादी कर ली, मैं तो बहुत मासूम बंदा था तेरा। दुख से ऊपर को देखते इसने शिकवा किया। रात का फिर शॉपिंग पर जाना था, नींद फिर पता नहीं कब नसीब होती। इसने सर घुमा कर देखा तो शाम का वक्त था। थककर सर वापस तकिए पर पटक दिया और दरवाजे को देखने लगा। डर था कोई आ ही न जाए, वरना क्या इमेज रहेगी एसीपी की। मोबाइल बार बार बज रहा था और वो जानता था किसकी कॉल होगी, परेशान भी था इसके लिए। वो मीटिंग छोड़कर गुस्से से निकला था। पीछे इसके अचानक गुस्सा निकलने पर सब शशदर खामोश बैठे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी इसे रोकने की, सिर्फ जाते देखने के अलावा। काफी रैश ड्राइविंग के बाद वो आलम विला पोर्टिको में गाड़ी रोकते वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला और कोट का बटन बंद करते इसने अपने कदम अंदर बढ़ाए। कहाँ गई वो मेरी सास? लॉन्च में इसके गुर्राहट में दाढ़ गूंजी। आरिफ जो एक आदमी की लोकेशन ट्रैक कर रहा था, इसके सुनते फौरन ऑफिस से निकलकर लॉन्च में पहुंचा। सही की सुर्ख अंगारा आंखों में देखकर दहल गया। सास? वो हैरान परेशान कुछ हकलाकर बोला, वो तो अल्लाह जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे ऊपर है, शोहर समेत। हाँ, वो मेरी बीवी की माँ और मेरी सास, इसने खुरा कर बताया। सिमी भी बुखलाई सी सीढ़ियां उतर कर नीचे आई। क्या हुआ आलम, ऐसे घर में कोई बात करता है? तुम्हारी बीवी की तबीयत का सोचो, क्या असर पड़ेगा इस पर? इसने अपने मखसूस नरम लहजे में टोका। सर का इसे देखते जैसे माथा जैसे घूमा, सर ठंडा होने लगा। वरना वो पूरे इरादे से निकला था इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर। क्या जरूर इस नासूर को शूट करेगा? तुम मिसी, मेरा मतलब मुस्कान की बात कर रहे हो? आरिफ ने संभल कर पूछा, लहजे में मासूमियत लाई। वरना जो आज का इजहार बैठा था सिमी से, ऐसा ना हो वो अपने आलम को देकर इससे शिकायत कर दे और वो मौका देकर बहन का बदला भाई से लेते से गोलियों से उड़ा दे। हाँ, मैं अपनी ही सांस नसूर का पूछ रहा हूँ, जिसकी गर्दन मैं अपने हाथों से तोड़ना चाहता हूँ। वो तंदूर लहजे में बोला। आरिफ जबिस हो गया। वो तो अर्जेंट चली गई किसी जरूरी काम से, मालूम तो है वो भागने में माहिर है। नजरें झुकाए वो मुस्कुराहट छुपाता बोला। आलिम ने मुट्ठियां भींच ली। दिल कर रहा था अभी अपने गैंग की लड़कियां इसका घर भेजकर वहीं इसका नासूर का काम तमाम करवाए। आलम आओ, यहाँ बैठो, रिलैक्स होकर बताओ क्या बात है, गुस्सा क्यों हो रहे हो? सिमी ने हाथ पकड़ा। यहाँ पर बेस्ट ट्रीटमेंट की वजह से वो जल्द ही ठीक हो रही थी। अभी कुछ कमजोरी थी, वो भी मुसलसल भाई की तवज्जो की वजह से जाती रही थी। वो काफी बेहतर फील कर रही थी। हालांकि इसे एक माह के रेस्ट के बाद भी उठना था, पर इसके भाई ने पानी की तरह पैसा बहाते इसका इलाज करवाया था। शुक्रिया जाने आलम।
पानी का ग्लास लेते वो सोफे पर बैठा और अंगारों की तरह देखते हलक में उतारना चाहा, तभी ऊपर से ठाक की आवाज आई। साहब ने चौंक कर ऊपर देखा। ये आवाज ऐन के रूम से। अरे भाभी कह ही रहा था कि ऐन पर आलम ने सख्त घुरी डाली और वो गड़बड़ा गया। मेरा मतलब हुरुल ऐन के रूम से आवाज आ रही है। मैं आता हूँ। पानी का गिलास वापस रखकर परेशान से सिमी का सर पर बोसा देते लंबे डग भरता ऊपर की तरफ भागा। ये क्या हो रहा है? रूम में दाखिल होते से ड्रेसिंग टेबल के इसके परफ्यूम और अपने क्लोन नीचे फेंकने देखकर गुस्से से बोला। हुरुल ऐन अचानक इसके गुस्से भरी आवाज पर अंदर से सहम गई और जल्दी खुद को संभाला, क्योंकि जानती थी आलम कुछ नहीं करेगा। बात मत करें मुझसे, मुझे अपने घर छोड़ आए, मैं यहाँ हरगिज नहीं रहूंगी। इसके गुस्से से चिंगारती आवाज रूम में गूंज उठी। रोने की वजह से आंखें सूज गई थी और अब लब मुसलसल फड़फड़ाए थे। आप झूठे धोखेबाज हैं, पता नहीं क्या क्या है। मुझे मेरी बहन मेरी फैमिली से दूर कर रहे हैं, मुझे यहाँ कैद कर लिया है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, हर कोई सिर्फ कैद करने के लिए दौड़ा आता है। मेरी कोई जिंदगी नहीं, मेरा कोई अपना नहीं। वह हजानी अंदाज में चीखती, फूट फूट कर रोती नीचे बैठ गई। गहरा सांस भरते आलम ने सुनकर अफसोस से सर हिलाया और अंदर आते दरवाजा बंद किया। साथ ही झुककर कालीन से परफ्यूम, क्लोन और दूसरी चीजें उठाकर अपनी अपनी जगह पर रखी। आपसे बुरा कोई झूठा इंसान नहीं है। इसके कदमों की आहट पर वो उंगली उठाती गुर्राई। सही कहा, इसमें कोई शक नहीं। वो मंदम आवाज में बड़बड़ाया और बेड पर बैठते अपने पाँव से शूज निकाले। मेरी सास को दावत पे बिठाती, मुझसे मिलवाती, फिर जाने देती, ऐसे ही भाग जाती है। वो मस्खरे से बोला। हाँ, इसे बिठाती तो आप आकर हक होने पर बावजूद मारते, अपना गुस्सा निकालते इस मासूम पर, क्योंकि वो मुझे सच बताती है। आप सिर्फ चलते हैं इसी से, क्योंकि वो आपके खिलाफ बोलती है, जबकि आप चाहते हैं आपके खिलाफ कोई उफ भी ना करे। पर सुन ले, मैं जाऊंगी नूर की शादी में, मैं जाऊंगी और मैं जाऊंगी। वो जिद्दी लहजे में कहती हाथ पांव कलीन पर मारने लगी। आलम इसकी हरकतें देखता वार्डरोब से कपड़े निकालने लगा और जब बाथरूम गया दरवाजा बंद होने की आवाज आई तो वो सर घूम कर गया। सदमे से वो सॉक्स में बैठी रही, मतलब इसकी नजरों में कोई औकात ही नहीं इसकी। और वो रो रही थी, जिद कर रही थी। इसने बस एक लफ्ज कहा, फिर खामोश हो गया। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते आलम, मैं जाऊंगी, समझे आप। गुस्से से उठती बाथरूम की स्मित बड़ी और दरवाजे पर पूरी कुव्वत से हाथ मारा। शावर के पानी की कूलिंग बढ़ाते आलम ने दरवाजे की सिम देखा और आगे बढ़ते दरवाजा खोल दिया। वो ट्राउजर में मलबूस अब शावर के नीचे आ खड़ा हुआ था और पानी इस हद तक ठंडा था कि जिसम में मौजूद खून जम गया। पर इसे तो इसकी आदत हो गई थी कम उम्री में इन्हें नींद से बेदार करने के लिए कभी एक ठंडे पानी तो कभी गर्म रूह को बिलबिलाते पानी से जगाया जाता। सर्दियों और गर्मियों में जब से सुर्ख चेहरे आग से दहकते दिमाग के साथ वो यख पानी के नीचे खड़ा हो गया। सुर्ख बुरी आंखें सामने दरवाजे पर खड़ी और ऐन पर टिकी थी। मुझे जाना है, भराई आवाज में वो मिनमिनाई, जबकि वो जानती थी वो नहीं जाने देगा। वो सर्द लहजे में जब्त करता नरमी से बोला, नहीं मैं जानती हूँ आप चलेंगे मेरे साथ और मुझे भी लेकर जाएंगे आलम। मेरी सिर्फ एक ही बहन है, जैसे हमारी सिमी। वो हिचकियों से रोती इसकी तरफ बढ़ने लगी। आलम ने हाथ बढ़ाकर एकदम शॉवर बंद कर लिया और ऐन ने बाहें इसके गिर्द फैलाई के रोते इसके सीने पर सर रख लिया। इसके हरकत पर आलम एक गहरा सांस भरता रह गया। ऐसे मजबूर करती हो मुझे, मैं बेबस हो जाता हूँ। क्यों करती हो ऐसे ऐन? इसकी भारी आवाज पर सरगोशी हुई। ऐन रोते हुए मैं मुस्कुराने पर मजबूर हो गई। मजबूर तो नहीं करती, मैं प्यार करती हूँ। अब वो लाड से बोली, जानती थी वो राजी होने वाला है। पर मैं इस बार मजबूर नहीं होऊंगा, तुम्हें वहां हर्ट करते हैं सब। क्यों जाना चाहती हूँ वहां? वो एकदम इसको बाजू से पकड़ते सामने करता गुस्से से बोला। हाँ तो मैं नहीं होती हर्ट, बस मुझे जाना है आलम। मेरी बहन की शादी है, आप मुझे कल के लिए तैयार करें। मैं जाऊंगी शादी में, वो भी साड़ी पहनकर मीसनी की तरह तैयार होकर। वो झटके से बाजू छुड़वाकर फिर से इसके सीने पर सर रखे, रौब से कहती दांतों से लब दबा गई। इसने अपने सीने पर बहती नाक रगड़ते महसूस करके आलम ने नजरें इसके स्याह बालों वाले सर पर जमा दी। वो इसे खुद से अलग करता बाहर निकल गया और बेड पर कपड़े उठाए और पीछे फिर से चिमट गई। मैं नाराज हूँ, इसने जताया और अपने गिर्द इसके हाथ हटाए। आप मुझसे नाराज नहीं हो सकते। वो खिलखिलाई और अपना दुपट्टा गर्दन से निकालकर अपनी कमर से लेकर इसके सामने बांध दिया। सोच इरादा था वो इससे अलग नहीं हो सकती थी, इसीलिए खुद को इसके साथ बांध लिया था, वो अलग ना कर सके। ये क्या बचपना है, खोलो इसे। आलम ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाते बस तो गुस्से से कहा। हाँ तो मैं बच्चा हूँ, बचपना तो करूंगी ना। अपने शोहर से इसकी पीठ पर सर रखते वो आंखें मूंदे उंगली की लकीरें से निकालने लगी। अच्छा नाराज ना हो, बताएं मैं क्या लिख रही हूँ। वो इसकी चौड़े पुष्ट पर उंगली फेरती बोली। आलम ने सारे हिस्से इसकी उंगली की हरकत पर टिकाई और नजरें अपने हाथ में मौजूद सूट पर थी। वो कुछ भी नहीं लिख रही थी क्योंकि इसे कुछ लिखना पढ़ना आता ही नहीं था। कहाँ वो अलिफ बे से भी वाकिफ थी। वो मुतबस्सम होकर इसकी हरकतों पर बेसाख्ता ही आस्ता से दुपट्टे को खोला।
घूम कर इसने सामने आते इसका चेहरा हाथों में भरा और सर ऊंचा किया। इसके बालों से टपकती बूंदे सीधा हुरुलैन के चेहरे पर गिरी। वो सुर्ख सी आंखें मूंद गई। तुम लिख रही थी तुम बहुत जिद्दी हो। वो हार गया। इसे हारना था क्योंकि मुकाबले में इसकी जिंदगी इसकी ऐन थी। इसकी बाहों में भरते वो इसकी आंखों पर बोसे देता मुस्कुराया। हुरुला ने मुस्कुराते उचक कर इसकी गर्दन में बाजू डाले और आलम ने मुस्कुराते इसे कुछ बुलंद किया। सॉरी सब कुछ के लिए। आप बहुत अच्छे हैं, मैं कहीं नहीं जा रही। वो इसके कानों पे लब रखती सरगोशी में बोली। इसकी नादान मासूम हरकतें बहकाने वाली थी, सारी हिस्से समाते हवास खोने वाली। मैं बहुत बुरा हूँ इसलिए तुम्हें मेरे पास खुश नहीं मिलती। बदसूरत हूं ना तुम्हारे मुकाबले, मसनूई दुख से बोला। वो ने हवास झंझला उठे। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं आलम? आप तो इतने प्यारे हैं, मैं देखती हूँ आपको बंद आंखों के पीछे से भी। मैं अंधेरे में भी आपको जान जाती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आपके पास। आपसे बहुत प्यार करती हूँ आलम। पहले मुझे डर था वो मुझे ले ना जाए, मुझे मार देंगे या तो रखेल, पर अब मुझे डर नहीं लगता क्योंकि आप मेरे पास हैं। आप मुझे हर जगह बचा लेंगे। वो इसकी गर्दन में मुंह छुपा सरगोशी में बोलती से मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। हाँ तो मुझे समझ जाना चाहिए कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। ये धमकियां सिर्फ मुझ मासूम शोहर को डराने के लिए हैं। हाँ। वो इसके सार में लेकर इसे बेड पर बिठाया। हाय नहीं, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं सच में कहीं गायब हो जाऊंगी। वो सर उठाकर जल्दी से बोली और इसकी नजरों की तपिश पर वो बौखला गई। मैं कहीं नहीं जा रही। वो मिनमिनाई। इस फितने का हाल बताओ, तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा ना? इसके पेट पर हाथ रखते वो उससे पूछने लगा और सिमट सी गई इसके सीने में। ये तो अभी बड़ा नहीं हुआ, रिमशा कहती है। वो सुर्ख चेहरे से बोली और हुँ करता रह गया। ये बड़ी फिल्म होते हैं बच्चे, इन्हें बड़े या छोटे की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत तेज होते हैं। वो इसे समझाने लगा। आपको तो बड़ा तजर्बा है, इसे मुंह सोर कर कहा। इसे अपने बच्चे के लिए आलम के लफ्ज पसंद नहीं आए थे। नहीं तजर्बा तो नहीं है, पर मैं देख सकता हूँ, समझ जाता हूँ कौन कितने पानी में है। वो बचपन का आलम वाला इसे समझा रहा था। सारी सख्ती जिंदगी की तलखी पीछे जा सोई थी। इस वक्त एन के सामने वैसा बना था जैसे जिंदगी ने इस पर कोई सितम ना ढाए हों। हाँ तो आप अपने माँ बाप के पेट में भी ऐसे होंगे ना? वो दूबदू बोली। आलम ने पहले अबरूज का सर झटका। अम्मा कहती थी सिमी ने बहुत तंग करती थी जबकि मैं मासूम था। हाय मासूम आप? अच्छा मजाक है। वो मजाक उड़ाते खिलखिलाई। आलम ने घूरी से नवाजा। क्यों, मैं मासूम नहीं हूँ? वो बुरा मानकर बोला। नहीं, मासूम तो मैं हूँ। मैं मम्मा के पेट में खामोशी से पड़ी रहती थी। नूरी ने बहुत तंग करती थी जबकि मैं खामोश मासूम थी। मजाक अच्छा था पर मुझे हंसी नहीं आई। इसे बेड पर बैठाकर वो कपड़े उठाए ड्रेसिंग रूम में की तरफ बढ़ा। हाँ तो आप किस्तों पर हंसते हैं, सदियों में एक बार। अब फिर वही साल आएगा फिर आप हंसेंगे। वो नाक भवें चुराकर बोली। हम जिंदा दिल इंसान है, सारा दिन हा हा करते रहते हैं, आपकी तरह नहीं। तुम भूल रही हो तुम्हारा काम मुझ में फंसा हुआ है। अगर मैं माइंड कर गया तो रोती रहना, मैं नहीं जाऊंगा। इसने जाते हुए जताया और हुरुलैन बढ़ चढ़कर इसे सुना रही थी। इसकी सिटी गुम हो गई। हुरुलैन बाहर झूले में सिमी के पास बैठी थी। इसकी गोद में सर रखे लेटी हुई थी जबकि आरिफ लॉन में था और आलम इस वक्त रिमशा के सामने सर झुकाए खड़ी थी। तुम्हें मैंने इसीलिए यहाँ रोका था क्योंकि दूसरे डॉक्टर तकरीबन ही सारी शादीशुदा और बच्चों वाले थी, इनके घर में जरूरत थी। पर तुम जब खुशी से सामने आई तो ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें मजबूरी में रखना पड़ा। इस खुशफहमी में मत रहना कि सईद आलम किसी भूल में है। मुझे तुम अच्छी तरह याद हो, पहली मुलाकात से लेकर मुझे फॉलो करने की नाकाम कोशिश तुम याद हो। और मैं ऐसे इंसान को कतई नहीं भूलता जो मेरी जात में मेरी बगैर इजाजत घुसने की कोशिश करे, क्योंकि फिर मैं इन्हें इनकी जात को समझने के लिए वक्त नहीं देता। बहरहाल तुम्हें मैंने तुम्हारी नादानी की वजह से छोड़ा था। मैंने सोचा ये बेवकूफ़ी तुम मेरी बीवी को देकर छोड़ दोगी, पर तुम इसे देखकर मुझसे बदगुमान करने की कोशिश कर रही हो। देखो लड़की, मैं औरत जात की बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि इन औरतों में मेरी माँ बहन बीवी भी शामिल है। मैं इन पर हाथ उठाने वाले मर्द नहीं समझता, इन्हें बुरी नजरों से देखने से। अभी बात तुम समझ गई हो, और अगर फिर भी ना समझी तो मैं सिर्फ थप्पड़ मारने से गुरेज करता हूँ, गला काटने या दबाने से नहीं। वो काफी ठहरे लहजे में रिमशा से कहता है, इसे रोने पर मजबूर कर गया। पर मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपकी बीवी से पहले आपसे मोहब्बत करती हूँ। वो तो बाद में आई है आपकी जिंदगी में। वो नजरें झुकाए रोती हुई डर के बोलने लगी। मेरा दिल तो कह रहा है इस मोहब्बत के बदले तुम्हारी जुबान तुम्हारे हाथ पर रख दूं। जो मेरी शहजादी को मेरी जिंदगी के बाद का लकब दे रही है, वो तब मेरी जिंदगी में थी जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी, बेवकूफ लड़की। अगर खबरदार अपनी जुबान से इसका नाम भी लिया। वो नीचे आवाज में गुराया। रोती हुई रिमशा थर थर कांपने लगी। आलम इस पर एक कहर भरी नजर डालकर वहां से मुड़ा। यहाँ से निकलो, इससे पहले मेरे इरादे बदल जाए। रुक और गुस्से से कहते,
वो वहां से निकल गया। ऐसे तो आप छोड़कर नहीं जाऊंगी, अगर आप मेरे नहीं तो किसी के भी नहीं हो सकते। वो मोबाइल मुट्ठी में भींचे लब कुचल कर अपनी ओशन नीली आंखें मसलती सोचने लगी। वो घर पहुंची तो सारा इल्वी विला दुल्हन की तरह पीले लिबास में सजा हुआ था। कल माइयों थी, इस लिहाज से पूरे घर में पीले फूलों से सजाया गया था, जबकि एंट्रेंस को सुर्ख गुलाबों से महकाया गया था। वो अंदर तो लॉन में हल्ला गुल्ला करते दाद और इसके दोस्तों से उचक कर फेरी को उठा लिया और अभी से फिजा में उछालते से खिलखिलाते हुए ढके छुपे अल्फाज में दाद को छेड़ रहे थे और शेर खान के हाथों में लजीज खाने से भी पूरा इंसाफ कर रहे थे। सुनसान रहने वाले घर में कहकों की चहकार गूंज उठी थी। शाम के साए सुनहरी साए चारों तरफ फैल चुके थे, जबकि परिंदे अपने आशियानों की तरफ रवाना थे। लॉन्च में बैठी नूर के साथ इसके बुरी तरह कपड़े देखती आसिया बेगम ने इसे देखते ही गुस्से और हकारत से मुंह फेर लिया। भाभी आए ना देखें। नूर को आसिया की हकारत जरा ना भाई, तभी इनकी सर्जिश गुस्से की परवाह किए बगैर बोली, नहीं जानू तुम देखो, मुझे इस बुढ़िया के साथ बैठने में एलर्जी होने लगती है। क्यों को केला बहन? नूर का रुखसार छूकर इसने आसिया बेगम की जानिब रुख करते हुए पूछा, इन्हें जैसे पतंगे लग गए। क्या बकवास है ये दांत? धाड़कर उन्होंने जोर से दांत को पुकारा, जिसे शायद शोर में सुनाई ना दिया। अलबत्ता रूम से कमाल साहब जरूर निकल आए। क्या हुआ? मुस्कान को गुस्से से देखते उन्होंने अपनी बेगम को पूछा। पूछो इससे क्या बोल रही है मेरे बारे में? उन्होंने तेज लहजे में कहते मुस्कान की सिमत इशारा दिया जो बेजारियत से खड़ी थी। पूछना क्या है, जो हकीकत वही बताई है। हुलिये को छोड़कर बाकी काम सब आपको केला जैसे हैं, और ये सामने बैठी आपकी गोपी बहू। इसने तमस्खरे से नूर की जानिब इशारा दिया, जिसकी आंखें फैल गईं। यहाँ रहना है तो बकवास मत करो लड़की, और दूसरी बात, ये शरीफों का घर है, यहाँ लड़कियां नंगे सर मर्दों के सामने नहीं चलती, ना ही ऐसे लिबास से इन्हें मतवज्जो करती हैं। बेहतर अपना पहनावा बदल लो। इसके लिबास पर तनकीदी नजर डालते उन्होंने कहा। मुस्कान हंस पड़ी। औरत चाहे 7 पर्दों में छुप जाए, अगर मर्द की सोच गलीज हो तो इसे वो 7 पर्दों में भी दिखेगी। अगर इसकी सोच अच्छी और वह हाकिम किस्म नफ्स पर हुकूमत करने वाला मर्द हो तो इसे बरहना औरत भी 60 पर्दों में दिखेगी। सुसर साहब, इसीलिए पहनावा जरूर, पर अव्वल अपनी सोच बदलें। वो कहकर रुकी नहीं थी, वहां से चली गई थी। पीछे वो हैरत से इसे देखते रहे। एक लिहाज से हकीकत ही लगी थी इन्हें, सब ज़हनियत का फर्क था। छोड़ें आप इस मनहूस को, जाएं काम करें। आसिया बेगम ने जल्दी से कहा। कमाल साहब इन्हें घूरते नूर के सर पर हाथ रखते चले गए। वो जब भी रूम में आई तो बेसाख्ता ही लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। आहिस्ता से दरवाजा लॉक करके इसने कदम इसकी तरफ उठाया और बेड पर एक पाँव टिकाए इसे देखने लगी। सो गया था या सोने की एक्टिंग कर रहा था, मालूम करना मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं। इसने हाथ बढ़ाकर इसकी नाक बंद कर दी, बिल्कुल सांस लेने से रोक दिया इसे। इस कदर बेरहम सफाकियत हुए बरहान के 14 दबक रोशन हो गए। दूसरे सेकंड इसने आंखें खोली और सामने ही इस दुश्मन जान को पाया और दिलावेज मुस्कुराती हुई, स्याह रोशन बड़ी आंखें, कच्ची नींद के लाल डोरे इसके हुस्न और वजहत के आतिश बर्पा कर गए। मुस्कान की मुस्कुराती सुनहरी आंखें इसकी आंखों पर टिकी थी और मखरूती उंगलियां इसके नाक और बुरहान बिल्कुल सांसें बंद करते हुए फड़फड़ाया और वो मोहब्बत से इसे देख रही थी। बेवकूफ जाहिल औरत! वो दांत कचाकर इसे गुस्से से घूरने लगा, तभी वो हंस पड़ी। एहसास करने वाले अंदाज में हाथ हटाया कि बुरहान ने कपकर का सांस भरा और काफी गहरा सांस भरा। कितने प्याले लग रहे हो ना, ऐसे नर्म पुरसुकून। वो इसके पास बैठती इसके दोनों हाथ अपनी तरफ टिकाए इस पर झुकाई। तुम खोलो मुझे, इसने गुस्से भरी आंखों से अपने बंदे जिस्म की तरफ इशारा दिया। है क्या कहा मैंने सुना नहीं? इसने मुस्कुराहट जब्त करते कान इसके टेप लगे मुंह की तरफ करते इसकी बेबस हालत पर महसूस हुई। मारो जाओ दफा हो, वो बेआवाज चीखा, आंखें मूंद गया। तभी खुद पर साया पाकर इसने झट से आंखें खोली। वो मुस्कुराती आंखों से इसके सर पर दोनों हाथ टिकाती इसकी पेशानी पर बिखरे बालों पर फूंक मारी और झुककर अपने लब रखे। बुरहान को तो जैसे चलती सांसें रुक गई। धड़कनों ने इसके अनोखे अंदाज पर धड़कने से इनकार कर दिया। वो बगैर पलके झपकाए से देखता रहा। खुशकिस्मत हो मैंने तुम्हें चुना है बेवकूफ एसीपी। इसकी दहकती सांसें बुरहान को अपने चेहरे पर बहुत अच्छी लग रही थी और वो जानबूझकर इसकी सांसों का वक्फा खत्म होने पर सांसें लेने लगा। पर इसका बेवकूफ कहना बहुत बुरा लगा था, फिर गुस्से से घूरने लगा। मुस्कान ने हंसते इसके मुंह से टेप हटाई। अब वो खुलकर सांस ले रहा था। ये बात अलग थी कि ये सांसें इसकी सांसों को खींच रही थी। तुम इतनी बेरहम लड़की हो, मैंने सोचा नहीं था। अब जल्दी खोलो मुझे। कोई किसी की इस तरह सांसें बंद करता है? मैं करती हूँ, कहकर वह खिलखिलाई। क्या था इस खिलखिलाहट में? गुरूर, सफाकियत, अनोखा सरूर। खोलो मुझे यार, सुबह से बंधा हुआ हूँ, कुछ बाजू का रहम कर लो।
वो मिन्नतों पर उतर आया। मुस्कान को भी शायद इस पर रहम आ गया, तभी अपनी उंगली इसके बाजू पर रखते बुरहान की फैली आंखें देखकर वहां जोर दिया और वो बिलबिला उठा, बेरहम जला डाला। दर्द से इसने आंखें मींच ली, तभी मुस्कुराने से इसने बाजू पर खोले और फिर जब जेब से कीज निकाल कर इसके हाथ आजाद के दुपट्टा निकाल कर पाँव खोलने लगी। चलो तैयारी करो, शॉपिंग पर चलना है। अपने बाजू से निकलते खून को रुई से साफ करने से गुस्से से कहा और मुंह के बल तकिए पर गिर गया। मुस्कान इसे सोते देखकर कंधे उचकाती इसकी कमर पर सर टिका कर लेट गई। तुम क्यों मर रही हो? खा जाने वाली नजरों से देखते बुरहान ने घूरा। क्यों कि तुम मर रहे हो? मैंने तय किया था जब तुम मरोगे तभी मैं मरूंगी, पर याद रहे तुम्हें मारकर, क्योंकि मुझे तुम पर जरा बराबर भरोसा नहीं। ऐसा ना हो मुझे मारकर खुद पीछे ऐश करो। वो मुंह बनाए बोली, तभी झटके से बुरहान ने मुस्कुराहट रोकी और करवट बदली। मुस्कान का सर सीधा इसके पेट पर गिरा। इसने इसके बाजू से पकड़कर खींचते अपने सार में झगड़ा। बड़ा शौक है तुम्हें मेरे साथ जीने मरने का? वो तंसिया काट से बोला। शौक नहीं, मोहब्बत है तुमसे एसीपी। इस लड़की को तुमसे मोहब्बत है जिसके उसूल के लिए कई आलम के दर पर भिखारी बन चुके हैं। इस लड़की को तुमसे मोहब्बत है जिसने नाम से अच्छे अच्छे डरते हैं। वो मुस्कुराती इसके गले में बाजू डाले हुए बोली। बुरहान हंस पड़ा। कौन बेवकूफ डरता होगा? तुम्हारे नाम से मैंने तो आज तक किसी को मुस्कान नाम से डरते नहीं सुना। वो मस्खरा उड़ा रहा था। तो तुम्हें किसने कहा मुस्कान से डरते हैं लोग? लोगों के लिए सिर्फ मिसी काफी है, मिसी लेडी बॉस। इसकी बात पर बुरहान की आंखें खुल गईं। इसे पाकिस्तान में तो नहीं, अलबत्ता दूसरे ममालिक में मिसी लेडी बॉस के अटैक काफी न्यूज में सुने थे, और अब वो शशदर था अपने सार में लड़की को देखकर। इसने गेटअप तो इसका न्यूज में देखा था, ब्लैक मास्क, सुनहरी दराज पोनी में जगड़े बाल, साफ फुल लिबास में वो अब मुस्कुराती आंखों को देख रहा था। क्यों करती हो ये सब? वो भी इतनी दूर जाकर। डर नहीं लगता मौत इज्जत का? वह हैरत से पूछने लगा। सही नाम ही काफी है इज्जत की रखवाली के लिए। जब सुनते हैं ना इस की बंदी है तो रूह कांप उठती है। और फिर क्या इसके पास रहने वाली लड़की अपनी इज्जत ही हथेली में यूं लेकर निकलेगी? इंसान के वजूद की ये 206 हड्डियां, इन सबको तोड़ने का फन रखती हूँ। गर्दन कहाँ से काटनी है? आसान तरीका कौन सा है? जल्दी मारना है या क्या करना पड़ेगा? सब हिफ्ज है, और एक सेकंड में सामने वाले की गलीज आंखों को जुबान से निकाल सकती हूँ इन उंगलियों से। वो बुरहान की आंखों और लबों को छू कर बोली। मेरी ख्वाहिश कभी ऐसे जीवन साथी की नहीं रही, सादा और सीधी सादी लड़की चाहता था। सब सुनने के बाद बुरहान ने झटके से इसे पीछे फेंका। तो आज तक इसे मुस्कान से जानता था। निसी के तो कई वाक़ियात सुनकर वो खुद झुरझुरी उठता था। कितनी बेरहम मौत देती थी वो, कई लड़कियों के टुकड़े इसने देखे थे वजूद के। और मीडिया पर मिसी लेडी बॉस का जिक्र हो रहा था, तब वो इसे सीरियल किलर समझता था, क्योंकि ऐसे बड़े शहर में अक्सर पाए जाते थे। पर इसे क्या मालूम था इसकी जीवन साथी ही। मैं तुम्हारी ख्वाहिश की पाबंद नहीं एसीपी। इसने पीछे धकेलने पर मुस्कान गुस्से से बोली। रहना भी मत, क्योंकि बड़ा अजियतनाक है वो एहसास जब हम किसी दूसरे के पाबंद हो जाते हैं। तुम यहाँ मोहब्बत नहीं खुद गर्जी निभा रही हो। अपना ड्रेस निकालते वो चबा चबा कर कह रहा था। हाँ तो मैं हूँ खुदगर्ज, और बता रही हूँ अगर मेरी खुदगर्जी में टांग अड़ाई तो जीना हराम कर दूंगी तुम्हारे खानदान का। वो फैलकर बेड पर लेटते बोली। बुरहान गहरा सांस भर कर रह गया। अच्छा सुनो, ये अजल कौन है? सरजीदा लहजे में बुरहान ने रुख इसकी तरफ किया। ये भी तो मशहूर था अपने नाम से अंडरवर्ल्ड का टेक्नोलॉजी कीड़ा, जो एक चिप से इंसानी अज़ा की डिटेल तो कंप्यूटर पर शो कर देगा, पर इन सबकी फितरत की तरह ही वो अज़ाब बाहर भी लाकर रख देता था। अजल, मिसी, आलिफ, ये तीनों रूपोश थे अभी तक। एक तो सामने आ गई थी खुद ही, अब ये दोनों। अजल, लो संभालो इसे। एकदम ही बगैर नौक के दांत गुस्से से अंदर दाखिल हुआ और मुस्कान के सामने फेरी को रखा। अलबत्ता इसे सख्त नजरों से घूरना नहीं भूला, जबकि बुरहान दांत के इस कदर गुस्ताख अंदाज में आमद और आंखों के तासुरात देकर ठटक गया। इसे फौरन मुस्कान की सिमत देखा, पर वो मुस्कुरा रही थी। सॉरी भाई, मैं वो फेरी के रोने पर अपना रुख बुरहान की सिमत करते वो मासरत करता वहां से निकल गया। ये तो शुक्र था कि वो वक्त पर फेरी को देने आ गया, जो ये सब सुन लिया, वरना यहाँ क्या होता इस बेवकूफ लड़की की वजह से। काम बनने से पहले इसका भाई इसे पहचान लेता और फिर सब कुछ बर्बाद। मुस्कान के कंधे झुकाकर अनजान बनने पर बुरहान सारी सोचों को साइड पर महफूज रखते फ्रेश होकर इन्हें लेकर वहां से निकला। आसिया बेगम तो नूर को जाने पर रोकती रह गई, पर इसने किसी की नहीं सुनी और इसे भी साथ लेकर आया। मेरी छोटी सी गुड़िया का ड्रेस भाई पसंद करेगा। क्यों नूर? वो नूर के खूबसूरत चेहरे को देखते बोला, और अब वो क्या कहती खामोशी से सर हिला गई। अलबत्ता घर पर अलग से सारे कपड़े दाद की पसंद और पैसे के रखे गए थे। बाबा,
मेरा और मामा का भी आप पसंद करें, फेरी ने झट से फरमाइश की। बुरहान ने लापरवाह सी शॉपिंग मॉल में दाखिल मुस्कान को देखा, जिसका मुंह बबल होने की वजह से हिल रहा था। जरूर, इसने सर हिलाया। पीले और मेरून इम्तिजाजी कलर के खूबसूरत नगीनों से सजा, जिससे गोल्ड के सितारों का नफीस काम था। इसे खास वो लहंगा नूर के लिए लिया था। 7 डायमंड की ज्वेलरी, खूबसूरत सी हील लेकर दी, और वो देखकर बहुत खुशी हुई थी। बुरहान की लाजवाब चॉइस को सराहा भी था। मुस्कान ने भी मुस्कुराकर सर हिलाया। इसे पसंद आई थी। जब बुरहान ने कहा था तो मैं इसे लेकर दूंगा, तो वो नहुवत से सर झटक गई। इसे ऐसे भारी कपड़े पसंद नहीं थे। फेरी की शॉपिंग दोनों ने मिलकर की थी अपनी अपनी पसंद से। इसके पास हर फंक्शन के हिसाब से 2-2 सूट थे और तय पाया था टाइम के हिसाब से पहनने की। नूर इनकी नोकझोंक पर मुसलसल मुस्कुरा रही थी तो कभी हैरत से दोनों को देखती। तो फिर तुम कौन से कपड़े पहनोगे? वो इसे सामने करता कड़ी नजरों से घूरने लगा। मुस्कान ने परवाही से कंधे झुकाए। यही जो पहनती हूँ, इसने अपने लिबास की तरफ इशारा किया, जहाँ ग्रे पर ब्लैक नफीसी कढ़ाई वाली शर्ट ट्राउजर पहना हुआ था और गले में स्कार्फ के साथ ब्लैक जैकेट अजीब सा पहना हुआ था। बुरहान को बिल्कुल पसंद ना आया। बिल्कुल मत खोलना, जुबान काट दूंगा, और जो मैं पसंद करूंगा अगर तुमने वो नहीं पहने तो मैं शरीन को गिफ्ट कर दूंगा, इसने धमकाया। मुस्कान दांत पीस कर रह गई। पास आ जाओ सुमामी, वरना बहुत पछताएंगे, और अगर इसे देना है तो सफेद देना, क्योंकि शायद तुम्हारी मौत के शौक में पहने। वो गुस्से से कहती इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। वो आगे बढ़ना चाहती थी पर बुरहान ने झटके से इसकी कलाई पकड़ी और इसे अपने बराबर कर लिया। और फिर वो चुप थी। शायद इसकी धमकी काम कर गई थी और अपने लिए शर्ट्स देख रही थी, जबकि बुरहान इसके लिए ड्रेसेस पसंद कर रहा था। काफी देर शॉपिंग में वक्त गुजारने के बाद वो इन्हें लेकर एक खूबसूरत पुरसुकून माहौल के रेस्टोरेंट में लाया, जहां अरमान ने पहले ही टेबल बुक करवा ली थी। बहुत खुशगवार माहौल में डिनर करते वो वापसी के लिए रवाना हुए। नूर बाहर के रास्तों को देखती रही। फेरिस की गोद में सर रखे लेटती, जबकि बुरहान और मुस्कान के दरमियान परसों की मालाबाई की कोर्ट में सुनवाई वाली बहस जारी थी। वो घर आए थे। पोर्टिकियो में बरकी कमक्यू में सजे घर को देखकर महबूत रह गए। वो बुरहान बेसाख्ता दाद की तैयारियों पर हंसा। नूर झनप से गई बुरहान के मायने की हंसी पर। और दाद कितना पागल था, कैसे पागलों की तरह तैयारी कर रहा था बगैर किसी शर्म झिझक के। सबकी छेड़छाड़ सुनता, और इसका यही जुमला था, जैसे जिंदगी एक बार नसीब होती है वैसे ही शादी एक बार होती है, और इसमें भी शर्म छलकते रहे। फिर रहने दो मियाँ, मैं तो अपने सारे अरमान पूरे करना चाहता हूँ। बुरहान ने इसका सर मोहब्बत से शफकत से थपका। इसका चेहरा तमतमा उठा। बेसाख्ता ही सब कुछ वहीं छोड़कर इसे अंधाधुंध दौड़ लगाई और फिर रूम में आकर ही दम लिया। इतनी देर कर दी, मैं तो कब का इंतजार कर रहा था यार। वो जो डोर बंद की इससे पीठ टिकाकर भागने से पुलिस से बहाल करती बुरहान और मुस्कान का कहका याद किए मुस्कुराई थी। कान के पास ही गमगीर सरगोशी हुई। इसने झट से अपनी आंखें खोली। चीख लबों से गूंजती। दूसरी पल दांत ने सर्जिश करती नजरों से देखते इसके लबों पर उंगली रख दी। कितनी बेमरोबत हो, एक बार भी मुझे नहीं कहा मैं भी चलूं साथ। इसके लबों से उंगली उठाए, माथे पर बिखरे बाल सवारे आहिस्ता से कान के पीछे किए। वो सांस रोककर इसे देख के हैरान। तुम यहाँ? अपने कान से इसका हाथ झटक कर वो वहां से कतरा कर निकलने लगी कि दाद ने इसके दोनों तरफ हाथ रखकर इसे कैद किया। इसकी रूह लरज उठी। हाँ मैं यहाँ, क्योंकि तुम सारा दिन मुझसे छुपती फिरती हो, तो मैंने सोचा अपना मुबारक चेहरा खुद ही तुम्हें चलना दिखाने चला हूँ। तुम तो शर्म से सामने ही नहीं आती। इसके गाल उंगलियों से छूकर वो शरारतों पर आमादा था। दाद जाओ, यहाँ तायम भी नाराज होंगी। वो खुद पर अपनी कैफियत पर जब्त करती कतरा कर बोली, पर इसने जैसे सुना ही नहीं, बल्कि झटके से इसके सर को पीछे हाथ टिकाए, दरवाजे पर इसके अपने हिसार में ले लिया। नूर शशदर हरासा इसे देखती रही। एक इतनी सी तो हो, ऊपर से यूं आंखें फैलाकर मुझे देखती हो तो दिल करता है खा जाऊं तुम्हें। वो इसे कान की तरफ झुका सरगोशियां बोल रहा था। नूर इसके रफ्ता रफ्ता कम होते फासलों पर खफकत से घूरती रही। घूरती सुर्ख दहकते चेहरे के साथ इसके सीने पर दोनों हाथ रखे फासला कम करने की नाकाम कोशिश करने लगी। प्लीज दाद, कल माइयो है। वो एकदम मुंह मोड़े बढ़ाई आवाज में मनमनाई। दाद ने मुस्कुराते हुए इसके फूली रुखसार पर लब रखे। वो यूं इसके गुस्ताखी पर मरते मरते बची लहरा कर गिर जाती। बरवक्त दाद ने इसे अपने सार में संभाला। मैं तुम्हें ये बताने आया था, मेरे कपड़ों के अलावा किसी के कपड़े मत पहनना, वरना जायज हक रखता हूँ। समझ तो गई हो ना मेरी बोनी, कुमायनी खेजी से कह रहा था। नूर इस पर हिद्दत भरे एहसार में जनपी सिमटी सर हिला गई। बहुत फरमा बरदार हो। और सुनो, जूतियां जरा हल्के वाली लो यार, ऐसी ले रही हो मेरी कमर दर्द करने लग जाती है। वो मुंह बनाकर बोला तो नूर ने हैरत से सुना और फिर जो समझ आया खिलखिला उठी। एहसास तब हुआ जब दाद ने इसे सार में जरा ऊपर उठाए सीने में भींच लिया। दाद छोड़ो, इसने कसमसा कर जान छुड़वानी चाहिए। छोड़ा हूं पर कुछ नादानियां कर ले फिर।
اس نے گہری نظروں سے دیکھتے وہ بولا۔ نور کا مانو سانس رک گیا اور کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ مذاق کر رہا تھا یار، چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے روتے ہوئے تیار دے کر دانتنی سے آزاد کیا اور وہ جھٹکے سے زگورتی بھاگ کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ داد اس کی رفتاری پر بکھلا کر حیرت زدہ کسی جن کی طرح سامنے سے غائب ہوتا دکھتا رہ گیا اور پھر بے ساختہ سر کھجاتے ہنسا۔ کہاں جاؤ گی میری بونی، میرے پاس ہی آنا ہے۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔